एंड अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो या आप कोई भी बात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे चैट बॉक्स आता है, वहां पर लिखकर हमें भेजिए। कुछ लोगों ने शायद पहली बार चैट का प्रयोग करेंगे, शायद पहली बार जूम का प्रयोग कर रहे हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि एक चैट बॉक्स होता है दोस्तों जूम में। सबसे नीचे जब आप देखेंगे वहां पर एक बॉक्स बना हुआ है जहां पर चैट लिखा हुआ है, जिस पर क्लिक करने से एक बॉक्स खुल जाएगा और आप वहां अपनी बात या कोई भी प्रश्न आपका मार्गशाला की टीम के लिए है तो वो आप हमारे पास पहुंचा सकते हैं, जिसका जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। आई एम रियली हैप्पी, मैं फिर से स्वागत करूंगी आप सबका। और जब तक हमारे दोस्त जुड़ रहे हैं तब तक चलिए कुछ बात कर लेते हैं, कुछ एक दूसरे को जान लेते हैं। तो मैं कुछ छोटे छोटे आपसे सवाल पूछूंगी ताकि हम लोग और भी अच्छे से जानकारी आपको दे पाए। तो मेरा कुछ पहला एक सवाल दोस्तों आप लोगों से है, उसी चैट बॉक्स में आपको लिखकर मुझे बताना होगा दोस्तों कि आप किस क्षेत्र या किस शहर से हमारे साथ आज के वेबिनार में जुड़ रहे हैं। कृपया चैट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिखकर हमें भेजें जल्दी से, जल्दी जल्दी। दोस्तों आप म्यूट पे रहेंगे, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप सब म्यूट पे रहेंगे। हमारी और आपकी बात करने का तरीका जो होगा वो चैट के थ्रू होगा। ऑलराइट, जसमीत हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। ऑलराइट, तनुज बेरीनाग से जुड़ रहे हैं। फटाफट से दोस्तों, ताकि हमें पता लगे कि हमारे जो आज के ऑडियंस हैं वो कहाँ कहाँ से हैं हमारे पास। हिमांशु आपको चैट में लिखना पड़ेगा दोस्त, चैट में लिखेंगे तब हम पर। मैम मेरा चैट ऑन नहीं हो रहा, चैट हो नहीं रही। चैट ऑन नहीं हो रहा, ऑलराइट, आप ऐसे ही बता दीजिए जल्दी से। मैम मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर, गुड वन। कृपया म्यूट कर लीजिए अपने आप को, गुड वन। ऑलराइट मैम हमारी चैट चैट डिसेबल करके आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग चेक कर देते हैं दोस्तों। अभी है, अब एनेबल्ड है, प्लीज आप अब यूज कर सकते हैं। चेक कीजिए दोस्तों। जसमीत दिल्ली से हैं, तनुज बेरीनाग से हैं, मनोज सिंह बिष्ट दिल्ली से हैं, अमन कुमार पिथौरागढ़, संजय गर्ग सीतला, संजय विश्वकर्मा पिथौरागढ़, मुकुल मेर रामगढ़। ऑलराइट, कुछ लोगों का नाम नहीं मुझे दोस्तों नजर आ रहा है। पिथौरागढ़, शंकर वडोदरा, प्रमोद सोन पिथौरागढ़, अशोक कुमार रामगढ़ नैनीताल, अर्चना पिथौरागढ़। बहुत खूब दोस्तों, ऐसा लग रहा है पूरा भारत आज इकट्ठा होकर हमारे इस वेबिनार में आज हमारे साथ है, हमारे एक्सपर्ट्स को सुनने के लिए आज हमारे साथ आया है। बहुत खूब, अर्चना पिथौरागढ़ से हमारे साथ जुड़ी है, बहुत खूब दोस्तों। चलिए, ये जानकारी हम इसलिए एकत्रित कर रहे हैं ताकि हमें पता रहे कि हमारे ऑडियंस कहाँ कहाँ से हैं, ताकि हम आपको आपके जवाबों को उसी नजरिए से आपका हम जवाब दे पाए। दूसरा एक और सवाल दोस्तों मेरा आपके लिए है, आप में से कौन कौन अभी भी बिजनेस कर रहा है? मैं रिपीट करूंगी, आप में से कौन कौन अभी भी बिजनेस कर रहा है? कृपया चैट बॉक्स में वाई लिखकर भेजिए, यस वाई। जो बिजनेस इस टाइम भी कर रहे हैं वाई लिखिएगा फटाफट से दोस्तों। चलिए, एनर्जी लेवल हाई रखेंगे ताकि हमें पता रहे कि हमारे पास कितने एंटरप्रेन्योर्स और कितने बिजनेसमैन हैं आज। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत जल्दी जल्दी जवाब आ रहे हैं, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच दोस्तों। ऑलराइट, प्रमोद सोन यस, ठीक है, वेरी नाइस। जसमीत वाई कह रहे हैं, संजय वाई, अमन का वाई, देयर इज अनदर वाई, अर्चना वाई। बहुत सारे बिजनेसमैन है दोस्तों आज, बहुत खूब। हिमांशु यस, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये थी छोटी सी एक जानकारी जो आप लोगों से हमें एकत्रित करनी थी आज, वो हमने की है। हमारे अतिथि, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगी। दोस्तों, वेलकम एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस एक्साइटिंग जर्नी। मेरा नाम सपना सांसरवाल है और मैं मार्गशाला टीम की सदस्य हूँ। We are really happy that you all joined the webinar. Today, we are presenting a sneak peek into the future. जी हाँ, आज हम पहाड़ों में युवाओं के उज्जवल भविष्य के बारे में चर्चा करेंगे।
आज के वेबिनार का टॉपिक जैसे कि आप सब जानते ही हैं, वो है हिमालयन यूथ फ्यूचर, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप एंड लोकल लाइवलीहुड प्रोस्पेक्ट्स इन उत्तराखंड। हालांकि हमारे पास बहुत अलग अलग राज्यों से लोग जुड़े हैं, पर आज हम अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे कि पहाड़ों में युवाओं के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं बिजनेस रिलेटेड। So guys, this event is an opportunity for the development community working in the Himalayas, particularly with youth, to come together and hear about emerging ideas on resilient livelihoods, stories of change, and lots more. So आज पहाड़ों के दिग्गज उद्यमियों को सुनने का एक सुनहरा मौका है। आज हमारे साथ अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट्स जुड़े हैं हमारे वेबिनार में, जो कि पैनल चर्चा के माध्यम से पहाड़ों के स्वरोजगार और कैसे स्वरोजगार से पलायन को रोका जा सके पर चर्चा करेंगे। So on behalf of Markshala team, I offer my regards to all experts and the people joining us. I convey my regards to the guest of the day, keynote speaker Vijay Mahajan ji, esteemed Sudhir Pant ji, respected Malika Virdi ma'am, worthy Gauri Sareen ma'am, worthy Vishal Bhandari ji. Thank you so much for accepting our invitation and coming over for the webinar. और साथ ही मैं फिर से स्वागत करना चाहूंगी हमारे स्टूडेंट्स और हमारे श्रोतागण, हमारे ऑडियंस जो अलग अलग राज्यों से हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कुछ कहकर शुरू करना चाहूंगी आज का ये सत्र। तुम रोक ना सकोगे वो तूफान बनकर आएगा, तुम रोक ना सकोगे वो तूफान बनकर आएगा, आज का युवा हर समस्या का हल लाएगा। नाउ वी विल सी अ वीडियो जिसमें आप हमारे मार्गशाला के जोशीले युवाओं का संघर्ष एवं उपलब्धियां दोनों के बारे में सुनेंगे। सो कैन वी हैव वीडियो प्लीज? Sure. मैं पुथरागढ़ बडारी गांव से हूँ। मैं अभी मशरूम का काम करता हूँ। मैं जब मार्गशाला से जुड़ा तब मेरे पास बिजनेस प्लान नहीं था। जुड़ने के बाद और सभी क्लास लेने के बाद मुझे अपना बिजनेस प्लान मिला और मार्गशाला की गाइडेंस में मैंने उस पर काम किया और करते करते अभी मेरे पास एक रूम से तीसरे रूम में मशरूम उत्पादन हो रहा है। मेरी इस छोटी सी सफलता का श्रेय मैं मार्गशाला को देना चाहता हूँ। धन्यवाद। हाय, मेरा नाम नवीन चंद्र जोशी है। मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ से बिलोंग करता हूँ। पिछले 10 सालों से मैं वीडियो एडिटिंग का काम कर रहा हूँ। पिछले साल 2021 में मैंने मार्गशाला ज्वाइन की थी। मार्गशाला ज्वाइन करने के बाद मुझे बहुत सारी क्लियरिटी हुई। हमारे मेंटर हमें बहुत सारा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा गाइड करते हैं इस बारे में कि किस तरीके से हम नेटवर्किंग करें, किस तरीके से लोगों से बात करनी है। तो ये सारी चीजें मार्गशाला में आने के बाद पता चली और आज के टाइम में मैं अपना बिजनेस अच्छी तरह कर पा रहा हूँ और इन सभी के लिए श्रेय मैं मार्गशाला को देना चाहूंगा। धन्यवाद।
मेरा नाम गौरव कुरंग है और मैं बागेश्वर उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। मेरा बिजनेस ट्रैवल गाइड का है जो मैं पिछले 3 महीने से रन कर रहा हूँ। मैंने ये स्टार्ट मार्गशाला की मेंटरशिप के साथ स्टार्ट किया। इससे पहले मुझे इसमें क्लैरिटी नहीं थी कि मैंने कैसे इसको स्टार्ट करना है, बट जैसे ही मैंने मार्गशाला का प्रोग्राम ज्वाइन किया इसमें मुझे मेंटरशिप मिली, जिसमें मैंने सीखा कि नेटवर्किंग कैसे करते हैं, साथ ही साथ मार्केटिंग और फाइनेंस के बारे में जाना, जिसकी वजह से मैं इसको अच्छी तरह से रन कर पा रहा हूँ और साथ ही साथ प्रॉफिटेबल हूँ। नमस्कार, मेरा नाम कुंदन सिंह मनोला है। मैं मोनी पिथौरागढ़ से हूँ। मेरा मोनी में CSC सेंटर है। मार्गशाला से मिलने से पहले मेरे पास कोई बिजनेस आइडिया नहीं था। मार्गशाला से जुड़ने के बाद मुझे CSC सेंटर का आइडिया है। मेरा CSC सेंटर अभी अच्छा चल रहा है, जिसका श्रेय मैं मार्गशाला व इसकी पूरी टीम को देना चाहता हूँ। धन्यवाद। मार्गशाला के मेंटर्स मुझे काफ़ी गाइड करते हैं। पूरा स्टाफ काफ़ी अच्छे से हमको गाइड करता है और हमारे स्किल्स को अपग्रेड करता है। थैंक यू। इसके लिए मैं पूरी मार्गशाला टीम का और अपने मेंटर्स का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मार्गशाला का कि जो उत्तराखंड के युवाओं के लिए अच्छा काम कर रही है। धन्यवाद। मैं मार्गशाला की पूरी टीम को, उनकी मेंटरशिप को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ से हमको बहुत गाइडेंस मिलती है, नॉलेज मिलती है। थैंक यू। बहुत खूब। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करें हमसे, मुश्किलों से कह दो उलझा ना करें हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। सो ऐसे ही कुछ होनहार मार्गशाला के पूर्व छात्रों से मैं आपको मिलवाना भी चाहूंगी। अभी आपने देखा एक वीडियो, तो ये कुछ छात्र थे जो नहीं आ पाए, जो नहीं ज्वाइन करे, बिकॉज सबने बिजनेस शुरू कर दिया है, सब बिजी हैं। हमारे कुछ छात्र आज अपना समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े हैं। सो मैं आपको मिलवाना चाहूंगी अपने उन्हीं होनहार छात्रों से, और मैं स्वागत करना चाहूंगी देवेंद्र का। देवेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देवेंद्र, अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट हो। हेलो। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब, बिल्कुल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड। कैसे हैं सब लोग? काफी टाइम बाद मार्गशाला के साथ जुड़ के अच्छा लगा। तो कैसा चल रहा है सबका? आज ठीक चल रहा हो? सीधे बात पे आते हैं कि मार्गशाला आप लोगों के लिए क्यों बेहतर है और बिजनेस में किस तरीके से आप लोगों के लिए हेल्प करेगा, या क्या मेरी जर्नी रही है इनके साथ, तो वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मैंने जब ज्वाइन किया था मार्गशाला का फर्स्ट बैच में भी हम लोग थे, उसमें हम लोग 2020 में ज्वाइन किया था। हम लोगों ने 2020 लॉकडाउन में स्टार्ट किया था। उस टाइम पे मैं एक नया एंटरप्रेन्योर था। बहुत सारी चीज़ें ये होती है कि बेसिकली जब हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती, क्लियर नहीं होती, कोई बताने वाला नहीं होता हमारी लोकेलिटी में। तो बहुत सारी चीज़ें सीखी, कैसे पेपर में चीज़ों को करना है, कैसे और सारी चीज़ें करनी है हमें, क्या हमें अपनी लोकेलिटी के अकॉर्डिंग चेंजेस करने हैं बिजनेस में। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अलग अलग मेंटोर्स आप लोगों को यहाँ पे बताते हैं कि नहीं, आपको ये वाली चीज़ें चेंजेस करनी चाहिए। सजेशन सबके होते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें ये होती है कि आप अपनी लोकेलिटी के अकॉर्डिंग कैसे काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। साथ में आप कैसे अपने बिजनेस को अपने एक नेक्स्ट लेवल रीच पे आप जा सकते हैं, या आप स्टार्ट वाले हैं तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें आपको क्या क्या पेपर वर्क इम्पोर्टेंट है, साथ में आपको क्या क्या चीज़ें अपने बिजनेस को लेके करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी की बात करूं कि किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए क्या प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, आपकी स्किल्स किस पे इंपॉर्टेंट है, आपको क्या बिजनेस चूज करना है। तो ये सारी चीजें आपको इस सेशन के अंदर एक प्रॉपर एक जो सेशन होता है, अभी लगभग मेरे को 3 साल होने वाला है मार्गशाला के साथ जुड़े हुए, और बहुत सारे लोगों का इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी रही है, बहुत अच्छी जर्नी रही है। एक मेरा जो सेशन रहा उसमें जो चीजें हुई कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस समय क्या हुआ कि लॉकडाउन फेस करना पड़ा था मुझे। तो मैं एक थोड़ा कंफ्यूजन में था कि अब मैं कैसे उसको हैंडल करूं, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट फेज था लॉकडाउन का
जो लॉकडाउन का फर्स्ट फेज हुआ था उसी में मैं लॉकडाउन में बिजनेस स्टार्ट किया हुआ था जस्ट उससे पहले। तो बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो रही थी। क्लियर क्या नहीं हो रही थी कि मेरे पास कुछ भी नहीं था बचाने के लिए। तो वहां से मैंने मार्क्साला के साथ स्टार्ट किया। देन मैंने थोड़ी चीजें और रिसर्च करी, थोड़े आइडियाज यहाँ से मिले कि कैसे कैसे हम चीजें कर सकते हैं, कैसे मैं अपने बिजनेस को फिर ऑनलाइन ले गया। नाउ अभी जो मेरा स्ट्रेंथ है अराउंड 100 स्टूडेंट पर डे मैं आपका कहते हैं ट्रेनिंग कराता हूँ, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पिथौरागढ़ करके। साथ में मैं वेबसाइट डिजाइनिंग एंड प्रोडक्ट डिजाइनिंग का काम करता हूँ क्रिएटिव इन्वेंटर्स के अंदर। तो जो एक चीज थी कि मैं पहले एक जो मेरे मेंटोर थे जसमीत सर यहाँ पे हैं आपके साथ, जसमीत सर मेरे मेंटोर थे। उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई कि कैसे हम लोग उस चीज को स्विच कर सकते हैं, कैसे उसको अलग अलग चीजों पे ले जा सकते हैं। देन मैंने उसमें बहुत सारी चेंजेस किए। एक टीम का कॉन्सेप्ट मेरे पास नहीं था, तो मैंने एक टीम क्रिएट करी। देन एक टीम क्रिएट करी तो उसके बाद फिर मैंने उसको चीजें को और अच्छे से स्केल अप करा। अभी मेरे पास जो लास्ट रिकॉर्ड है, अभी लास्ट मंथ का मेरे पास 120 स्टूडेंट पर डे मैं अभी कवर कर रहा हूँ। उसके साथ में मैं अलग अलग स्टार्टअप जर्नी के साथ हेल्प करता हूँ कि कैसे कैसे हम लोग उसमें काम करते हैं और कैसे कैसे आप लोगों के स्टार्टअप्स में हम लोग क्या क्या हेल्प कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का उसके अंदर क्या यूज होता है। तो एक मार्क्साला आपको एक प्लेटफॉर्म देता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे कैसे काम करना है, आपने अपने बिजनेस को कस्टमर तक कैसे रीच कराना है, आपके पास क्या क्या प्लेटफॉर्म है, क्या क्या आपके पास। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको आपके बिजनेस के रिलेटेड की चीजों के लोगों से आपसे मिलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा फ्रीलांसिंग का है या कोई भी इस तरीके का बिजनेस है, तो उस तरीके के एक्सपर्ट लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो इससे ये रहेगा कि आप लोगों को थोड़ी चीजें समझ में आएंगी कि हाँ आपने क्या क्या चीजें नहीं करनी है और क्या क्या चीजें अच्छे से और शार्प करनी है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। साथ में आपको इस सेशन के अंदर जो आपका मार्क्साला का सेशन होगा उसके अंदर आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और कैसे कैसे अपने काम में अलग अलग टेक्नोलॉजी या अलग अलग टेक्निक्स यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। वो सारी सीखने को मिलती हैं चीजें। तो यही सारा चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी मार्क्साला के अंदर, और जो मैंने सीखी हैं जो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होंगी, जैसे मेरे लिए हेल्पफुल हुई हैं आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होंगी। होप कि आप लोग अच्छे से ज्वाइन करें एंड देन बहुत अच्छा आपका स्मूथली जाता है। बहुत मार्क्साला में बहुत अच्छे से एकदम आपको रिप्रेजेंट करना सिखाते हैं, कैसे आप लोग अपने बिजनेस को और अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं, कैसे आप पेपर वर्क कर सकते हैं, कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है अपने प्रोडक्ट। थैंक यू। बहुत खूब धन्यवाद देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए और ये सारी जानकारी हम लोगों को देने के लिए। सो दोस्तों, अब मैं आपको मिलवाना चाहूंगी एक विमेन एंटरप्रेन्योर से। महिला हमारी जो यंग जो विमेन एंटरप्रेन्योर हैं वो भी हमारे साथ, मार्क्साला की हमारी पूर्व छात्रा हैं वो भी आज हमारे साथ जुड़ी हैं। सो मैं स्वागत करना चाहूंगी अर्चना का। ओवर टू यू अर्चना। Unmute yourself, dear. Hello everyone. Hello Markshala family. I hope all are doing well और हैप्पी सैटरडे सबको। थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। तो जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा, मेरा नाम अर्चना है और मैं पिथौरागढ़ से बिलोंग करती हूँ और मेरा डोमेन डिजिटल मार्केटिंग में वर्क करना है। मैं डिजिटल मार्केटिंग में वर्क कर रही हूँ एंड मैं मार्क्साला के स्टूडेंट 2021 से हूँ। 2021 के बैच में थी और अभी तक मैं उनसे जुड़ी हूँ कहीं ना कहीं किसी तरह से। मार्क्साला में मेरी इसमें हेल्प हुई गोल सेटिंग में, और गोल सेटिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि बिफोर 2020 मेरा पूरा पास्ट अलग था। Am I audible? Yes, you're audible. Okay, thank you. मैंने अपनी पूरी लाइफ एज एन आर्टिस्ट स्पेंड की है एंड 2020 बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इशू मुझे सब कुछ चेंज करना पड़ा क्योंकि उस टाइम मैं अनेबल टू वॉक हो गई थी। देन एक गोल सेटिंग हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली जो एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहता है। तो डिजिटल मार्केटिंग में मैं शौकिया तौर पे तो सोशल मीडिया मार्केटिंग करती थी, बट मार्क्साला में आने के बाद मुझे पता चला इसमें मैं अपना बिजनेस कर सकती हूँ। गोल सेटिंग से लेके फाइनेंस, कम्युनिकेशन, इवन हाउ टू बिल्ड कम्युनिटी, नेटवर्किंग पे मुझे गाइडेंस मिला। मेंटरशिप काफी हेल्प करती है। आई थिंक सबके पास क्रिएटिविटी होती है, माइंड होता है, बस एक होता है कि राइट गाइडेंस और मेंटर चाहिए होता है। तो मार्क्साला ने मुझे वो प्रोवाइड करा
और इसका इम्पैक्ट मेरे लाइफ पे ये हुआ कि जब मैंने मार्गशाला ज्वाइन किया और एग्जैक्टली मुझे पता चला कि मुझे क्या करना है और मैं उस पर चले गई, तो फाइनेंस से लेके कम्युनिटी बिल्डअप करना, इवन नेटवर्किंग करना पे सब सीखा और उसको इम्प्लीमेंट किया, प्रैक्टिकली किया, और टेक्निकली चीजें भी मैंने डिजिटल मार्केटिंग में सीखी। और अभी मैं अपने इस डोमेन पे वर्क कर रही हूँ। और मैंने शुरुआत तो अकेले करी थी और मुझे फॉर्चुनेटली इंटर्नशिप भी मिली मार्गशाला के बैच रन चलते चलते। साइड बाय साइड मैं एज अ इन्फ्लुएंसर वर्क कर रही हूँ एंड विद इन 6 मंथ मैंने मोर देन 20 क्लाइंट्स के संग वर्क करा है। नॉट ओनली उत्तराखंड के क्लाइंट्स, मैंने गोवा से भी वर्क करा है, इवन जगह जगह हर जगह से वर्क करा है। तो मार्गशाला को मैं थैंक यू करूंगी क्योंकि उनका एक ऐसे टाइम पे मुझे मेंटरशिप देना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था जब मैं पूरी होप खो चुकी थी। तो थैंक यू मार्गशाला। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। So, दोस्तों मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी, ड्यू टू बैड वेदर कुछ दोस्त हमारे नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो अगर आप उनके साथ जुड़े हैं तो ये जो सेशन आज है ये इसकी लाइव ये चल रहा है, साथ में इसकी रिकॉर्डिंग भी रहती है। आप फेसबुक पे जाकर कभी भी इस सेशन को रिव्यू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम महत्वपूर्ण भाग की तरफ बढ़ते हैं जो कि है पैनल डिस्कशन। यदि पैनल डिस्कशन चर्चा के दौरान आपके मन में कोई भी प्रश्न आए, कोई भी क्वेश्चन आए, तो आप लोग प्लीज चैट में पूछें। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, कुछ लोग लेट ज्वाइन हुए हैं। दोस्तों जो लोग जूम पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं, एक चैट बॉक्स होता है, वहां पर आप नीचे देखिएगा, जूम में सबसे नीचे चैट बॉक्स है, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आप वहां पर हमसे सवाल पूछ सकते हैं। आपका जो भी सवाल होगा हम आपके वो सवाल एक्सपर्ट्स तक पहुंचाएंगे और उन्हें आंसर देने की कोशिश करेंगे। अब मैं अनुरोध करना चाहती हूँ आद्या सिंह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मार्गशाला का, कि वो पैनल डिस्कशन को स्टार्ट करें एंड शी विल बी द मॉडरेटर इन पैनल डिस्कशन। ओवर टू यू आद्या। थैंक यू सो मच सपना। आई थिंक ऑलरेडी 78 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। सो सुपर एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस डे on a very positive note, and it is my pleasure and honor कि आज हमारे साथ हैं not only मार्गशाला के students past, present and future, but इतने सारे distinguished guests, and a big thanks to the entire panel for being here today. I think सारे 5 speakers हमारे साथ जुड़ चुके हैं, and उनके अलावा I would also like to thank बहुत सारे जो हमारे मार्गशाला के दोस्त हैं, mentors हैं, supporters हैं, जो मैं देख रही हूँ जुड़े हैं हमारे साथ। I think बीजू नेगी बीज बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं हमारे साथ, धीरज डोलवानी of B2R that we've been working with for a while now, प्रहलाद अधिकारी जी जो अगेन हमारे लिए बहुत बड़े मेंटर रह चुके हैं, रूथ और बॉम्बिल फ्रॉम चंपावत जो बहुत लॉन्ग टर्म कोलैबोरेटर एंड को कॉन्स्पिरेटर रही है मार्गशाला के साथ, श्वेता अभिलाष बिष्ट is with us today. She's also advised us a lot and helped us actually start our work with the local government in पिथौरागढ़, शर्मिला रोनानकी ट्राइब से जिनके साथ हम काफ़ी सोच रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को कैसे अपने फेलोज तक लाएं, सिद्धार्थ नेगी UIRDC चमोली के साथ से। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस टुडे, एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि मार्गशाला की फैमिली बढ़ रही है ऐसे। अब बिना और किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पैनल डिस्कशन, एंड आई वुड लाइक टू वेलकम आवर कीनोट स्पीकर मिस्टर विजय महाजन. Vijay Mahajan ji is the CEO of Rajiv Gandhi Foundation and the director of the Rajiv Gandhi Institute of Contemporary Studies. विजय जी बेसिक्स और प्रदान के फाउंडर रह चुके हैं जो इंडिया के 2 प्रमुख आजीविका या लाइवलीहुड्स के NGO हैं, एंड विजय जी IIT दिल्ली, IIM अहमदाबाद और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के alumni हैं, and he has been listed amongst the 20 people who will reform India during this decade. वो 20 लोग जो इंडिया का फ्यूचर बदल देंगे. Along with that, he's been listed as 60 outstanding social entrepreneurs by the Schwab Foundation in Davos and India's 50 most powerful people by Business Week. So we're incredibly honored to have him here. और हाल ही में विजय जी ने अपनी एक सद्भावना यात्रा की शुरुआत करी थी. ये एक बहुत अच्छी पहल थी जिसमें उन्होंने उत्तराखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रैवल करके अलग अलग जगहों की लोकल समुदाय को बैठक और मीटिंग में बुला के चर्चा की और पता करा कि क्या चुनौतियां हैं जो पहाड़ी क्षेत्र फेस कर रहा है.
इसी के दौरान वो पिथौरागढ़ भी गए और वहाँ पे वो हमारे मार्गशाला के एलुमनाई से मिले, एंड तब से ही इज ऑल्सो बिन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल स्टेक होल्डर फॉर अस. सो विजय जी, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड बीइंग हियर टुडे. आई नो कि आज आप ट्रैवल कर रहे हैं, यू आर ऑन द रोड, बट आई होप यू कैन हियर अस एंड आई होप यू कैन कनेक्ट विद अस. I can hear you. Can you hear me? Yes, yes. Great to see you, Vijay ji. And again, really appreciate कि आप गाड़ी में बैठ के हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज. So Vijay ji, I think it's been a pleasure to learn from you in the, even over the couple of last 2-3 conversations we've had. हमेशा आपसे बहुत कुछ सीखते हैं. And आपसे हम जानना चाहेंगे, based on your vast experience in livelihoods, and ये जो आपने recent सद्भावना यात्रा करी थी, जहाँ पे आपको उत्तराखंड की ज़मीनी तौर से मुद्दे के बारे में I'm sure और पता चला होगा. आपको क्या लगता है कि पहाड़ों में स्वरोजगार की भूमिका इतनी क्यों बढ़ रही है? What is the role of youth entrepreneurship in building community resilience in the Himalayas? And why has entrepreneurship become so critical today in the livelihoods debate? We would love to hear your thoughts. Thank you, Adya, and thank you all other friends and colleagues from Margshala, as well as आपके जितने भी wider circle of friends and supporters, some of whom I know, like Biju ji, so forth. Thank you for having me here. मैं हिंदी में बोलूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना? बिल्कुल, I think students ज़्यादा समझ पाएंगे. बहुत बढ़िया. तो देखिए, बहुत सारांश में पहले मैं भारत की जो आजीविका की सिचुएशन है उसका थोड़ा आपको बताऊं, फिर सीधा उत्तराखंड की ही बात करेंगे. पूरे भारत में 2020 के अंत में करीब 47 करोड़ लोग जो हैं वो वर्कफोर्स में थे, मतलब जो काम कर रहे थे. लेकिन लेबर फोर्स, मतलब जो कि काम करना चाहते हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन जिन्हें काम नहीं मिला, उनको अगर जोड़ दिया जाए तो 5 करोड़ वो भी थे. टोटल 52 करोड़ लोग ऐसे हैं जो लेबर फोर्स में थे. उसमें से 47 काम कर रहे थे, तो 47 करोड़ वाज द वर्कफोर्स. और इसका हर साल बढ़ोतरी इसलिए हो रहा है क्योंकि 1990 में जो बच्चे पैदा हुए उसके बाद से बल्कि जो 2000 में पैदा हुए वो भी आज की तारीख में 22 साल के हो गए, तो वो तो वर्कफोर्स में जरूर उनको आना है ही. पढ़ाई भी इस उम्र तक तो खत्म हो ही जाती है. तो इसलिए जो 1990 से 2010 के बीच में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रहा, विच वाज रफली 1.8%, वो सारा का सारा जो है अभी वर्कफोर्स में तब्दील हो रहा है. तो आज की तारीख में डिपेंडिंग ऑन हाउ यू काउंट व्हाट इज वर्क, 1 से 1.25 करोड़ लोग तो हर साल नए ज्वाइन कर रहे हैं हमारी लेबर फोर्स. और 1.25 करोड़ नई नौकरियां तो है नहीं भारत की अर्थव्यवस्था में. अगर 1.25 करोड़ नौकरियां नहीं है, 1.25 करोड़ तो छोड़िए, 12 लाख नौकरियां भी नहीं है. नौकरियां एज वी अंडरस्टैंड इट मींस कि दफ्तर में जाओ, महीने के आखिर में तनख्वाह मिले, इत्यादि, या फैक्ट्री में जाओ तो रेगुलर तनख्वाह मिले, वैसे भी नहीं. तो इस तरह की तो है नहीं. दूसरा जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर था कृषि, वहां पे ऑलरेडी ही जो लैंडमैन रेशियो जिसको बोलते हैं कि प्रति एकड़ कितने लोग उस पर काम कर रहे हैं, वो पहले से ही बहुत डेंस है. तो इसलिए कृषि में और लोगों को एब्जॉर्ब करना मुश्किल है. और आज के नौजवान लोग अधिकतर, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, ज्वाइन भी नहीं करना चाहते हैं. इसके अलावा क्योंकि पिछले 20 सालों में लड़कियों की पढ़ाई में बढ़ोतरी हुई, उसका सबसे अच्छा फायदा ये हुआ कि women also after studying they want to work. लेकिन हमारा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट तो करीब 20% ही है. तो क्योंकि अब अधिक लड़कियां काम करना चाहती हैं, तो उससे भी लेबर फोर्स बढ़ रही है. तो ड्यू टू ऑल दीज रीजंस वी हैव अ हिस्टोरिक सिचुएशन कि हर साल करीब 1 करोड़ लोग काम करना, एक्स्ट्रा काम करने वाले आ रहे हैं, और उतने लोगों के लिए नौकरियां नहीं है. तो अगर नौकरियां नहीं है तो फिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि स्वरोजगार हो.
और यही बात जो है उत्तराखंड में भी है। उत्तराखंड का जो 2011 का जो पॉपुलेशन था वो करीब 1 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर था। आज की तारीख में शायद 1.25 करोड़ के आसपास होगा। तो उत्तराखंड में लेबर फोर्स जो है करीब हर साल 2 से 2.5 लाख लोग एक्स्ट्रा नए लोग लेबर फोर्स में ज्वाइन कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि 2.5 लाख नौकरियां तो उत्तराखंड में है नहीं। तो वो फिर कैसे उसको सुलझाया जा सकता है? उसके लिए भी सॉल्यूशन वही है, या अपने खेत में काम करें, या अपनी दुकान में काम करें, या अपने छोटा जो भी रोजगार है उसमें काम करें। तो so in summary, as a nation and as a state, we have no choice except to engage in self-employment, और इस तरह का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें जिससे कि हम लोग अपने आप को तो पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर ही पाएं, साथ में 1, 2, 3, 4 लोग हमारे साथ भी जुड़ जाएं जिन्हें के एक तरह से नौकरी मिल जाए, लेकिन वो सरकारी नौकरी नहीं, वो एक छोटे धंधे में या छोटे फैक्ट्री में या छोटी उद्योग में मिल रहा है। तो ये तो रही व्हाई वी नीड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द इकोनॉमीज पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अपने व्यक्तिगत पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप पढ़ाई कर लिए हैं और आपको उत्तराखंड में नौकरी नहीं मिल रही है और आप नौकरी ही करना चाहते हैं, तो आपको किसी बड़े शहर में जाना पड़ेगा, दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर, पूना, बॉम्बे। और वहां पे आपको ये तो नहीं है कि लाखों की नौकरी मिल जाएगी, 20, 25, 30 हजार की नौकरी मिलेगी। तो इन बड़े शहरों में 25, 30 हजार रुपया कमा के रहना बड़ा मुश्किल होता है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो आप उत्तराखंड के गांव में भी इतनी सुंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। बड़े शहरों में लंबी कम्यूट के बाद जब आदमी दफ्तर पहुंचता है तो वैसे ही मुंह काला होता है पोल्यूशन के कारण। तो इसलिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट इज बेटर टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड इन योर ओन टाउन और विलेज इन उत्तराखंड rather than to be wage or salaried employed in some big city, sort of lower end job. हाँ, कुछ लोग आप में से इस तरह के प्रोफेशंस में चले गए हैं जहाँ पे यू कैन गेट वेरी गुड हाई पेइंग जॉब, तो जरूर आप जा सकते हैं, उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन सिर्फ मजबूरी के लिए बाहर जाना पड़े, पलायन करना पड़े, वो सही नहीं है। अपना ही स्टेट इतना सुंदर है, इतना आबो हवा इतनी अच्छी है, तो यहीं पे रहा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अच्छा ठीक है, मान लिया जी विजय महाजन जी, आप मान ली, ठीक है, हम अपने इलाके में रहेंगे, लेकिन हमें क्या? सो बिफोर Adya asked me that next question, I've already anticipated it, but Adya, you want to stop me and direct me? No, I think that's fine. I think मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जब आप मिल रहे थे सबसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ड्यूरिंग द सद्भावना यात्रा, तो किस तरह का जो उद्यमिता या स्वरोजगार की इंटरेस्ट है, व्यक्तिगत तौर पे जो एस्पिरेशंस है, व्हाट आर दे लाइक व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ योर मीटिंग्स? जी, अगर आप उत्तराखंड के बारे में जो अधिकतर छपता है लिटरेचर में या अखबार के जो सीरियस आर्टिकल्स होते हैं, तो सब लोग कहते हैं कि रोजगार की बड़ी क्राइसिस है, पलायन है, ये है, नवयुवक लोग जो हैं सब निरुत्साह हो गए हैं वगैरह वगैरह। लेकिन उत्तराखंड सद्भावना यात्रा के समय मुझे लगा कि ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। ये बात करीब आज से 10-15 साल पुरानी स्थिति को एक तरह से जनरलाइज किया जा रहा है। इसी प्रोग्राम में मैंने 4-5 लोगों को बुलाया, उनमें से 1-2 का तो मैंने देखा देयर जॉइंट, जैसे एक रविंद्र चौहान है शायद, जो NIT जालंधर से इंजीनियरिंग करने के बाद IIM रांची से MBA करने के बाद वो अपने ही गांव में चक्राता से काफी ऊपर त्यूनी की तरफ उन्होंने आके एक अपने गांव में अपनी पुश्तैनी जमीन पे एप्पल ऑर्चर्ड एस्टैब्लिश किया
और पिछले 6 साल में काफी अच्छा उनका एप्पल ऑर्चर्ड हो गया है। और उन्हीं की देखा देखी, उन्हीं की प्रेरणा से, उनके सहयोग से, उनकी गाइडेंस से करीब 120 नवयुवक जो हैं उस इलाके में एप्पल फार्मर्स बन चुके हैं। इसी तरह पुरोला क्षेत्र में संजय उनियाल जी हैं, संजय जी हैं, जो वो शायद ज्वाइन किए हैं नहीं, वो भी एमसीए करने के बाद, आईएमएस देहरादून से एमसीए करने के बाद 5-6 साल काम करने के बाद, इंक्लूडिंग 2 years विद गवर्नमेंट, कोविड के समय उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और अपने गांव में जाकर सेटल हो गए। और वहां पे वो अपना एक इको टूरिज्म टाइप का बिजनेस चलाते हैं और साथ ही साथ वो अपना उन्होंने अपने एक यूथ ग्रुप बनाया है जिसमें उन्होंने इस साल 50,000 पेड़ लगाए। ये दोनों जगह मैं व्यक्तिगत रूप से गया पिछले 2-3 महीने में, इसलिए मैं आपका इनका उदाहरण दे रहा हूँ। इसके अलावा और कई केसेस मुझे मिले। एक साथी मिले पुरोला में जिन्होंने के अपनी छोटी सी 20 नाली की जमीन, उन्होंने सोचा कि मैं इसमें कल्टीवेशन बंद कर दूं और इसको मैं यहाँ पे मैं एक चाय की कैंटीन खोल देता हूँ। और उन्होंने बहुत सुंदर, पास में एक झरना था, उसको टेम किया और एक अच्छा सा एक बैठने की जगह बनाई। एक दिन उनके यहाँ चाय पीने के लिए कुछ बाइकर्स का ग्रुप आ गया और उन बाइकर्स को जगह इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि हम यहाँ रहना चाहते हैं। तो उस समय इन भाई साहब के पास केवल 3,000 रुपया था। तो बाइकर्स ने 2 या 3 दिन रहे, करीब 15 लोग थे, उनके अपने ही कैंप थे, सिर्फ इन्होंने उनको खाना सप्लाई किया और चाय इत्यादि। जब वो गए तीसरे दिन तो उन्होंने इन्हें 15,000 रुपया दिया और उसके बाद इन्होंने 4 टेंट खरीदे और फिर एक कैंपिंग साइट बनाई। और आज की तारीख में, जस्ट लास्ट मंथ आई वाज देयर, करीब इन्होंने एक 16 कमरे का अच्छा एक परमानेंट गेस्ट हाउस बना रखा है और 3 सीजन्स हैं। एंड ही टोल्ड मी दैट लास्ट ईयर हिज टर्नओवर, हिज ग्रॉस बिलिंग वाज 40 lakhs and he made a net profit of 30 lakhs, 30 lakhs. And just 10 years ago he had only 3,000 rupees with it. तो ये सब रियल एग्जांपल्स हैं, इनके नाम, पता, मोबाइल नंबर मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। तो उत्तराखंड में स्वरोजगारी नहीं है या लोग उद्यमी नहीं है, ये एक मिथ्या बात है। इसके सजीव उदाहरण तो 4 तो मैंने ही दे दिए आपको, और मैं तो ज्यादा इतना घूमा भी नहीं हूँ जितने और बहुत लोग घूमते हैं। तो इसके अलावा आपके मार्गशाला के अभी जो 2 साथी जो बोले, एक तो हिमाचल से थे लेकिन पिथौरागढ़ से जो बोली, और आई मेट 6 of them एंड उनका भी देखिए कितना अमेजिंग एग्जांपल है कि पिथौरागढ़ में बैठ के शी इज एन इन्फ्लुएंसर फॉर अ प्रोडक्ट व्हिच इज मैन्युफैक्चर्ड इन गोवा। तो ये जो डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप है, इससे डिस्टेंस और टाइम को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, डिस्टेंस और टाइम की लिमिटेशन। जैसे ये प्रोग्राम है, अभी कोई नहीं देख पा रहा है तो रिकॉर्ड हो रहा है, कल कोई किसी को 4 दिन बाद देखना है अपने कन्वीनियंस पे तो देख सकता है। ये प्रोग्राम जो अभी कोई देख रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो मेरे सामने ही बैठे, तो कहीं पे दुनिया में कहीं भी वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो देख सकता है। तो दीज आर ऑल ग्रेट थिंग्स दैट वी कैन यूज। एंड तो जो उत्तराखंड की जो डिसएडवांटेज लोग मानते थे कि बहुत रिमोट है, दूर पड़ता है, साल में 4-5 महीने इतनी ठंड रहती है कि कोई आता नहीं, all those can be converted into advantage. और जो 2-3 सेक्टर जो हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो एग्रीकल्चर, लेकिन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर नहीं है बोल रहा हूँ, डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर, उसमें कुछ ट्रेडिशनल क्रॉप्स भी होंगे, लेकिन साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर, एरोमेटिक, मेडिसिनल प्लांट्स, ये सब जो है इनकी स्पेशल कंपैरेटिव एडवांटेज है उत्तराखंड में। और फिर थोड़ा फ्लोरिकल्चर भी हो सकता है, और अलग अलग टाइप के जो विद इन हॉर्टिकल्चर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट क्रॉप्स हो सकते हैं। यू नो, इवन एप्पल्स, आई वाज अमेज्ड टू लर्न दैट
every 500 years the fruiting season is आई थिंक मेरी विजय जी का इंटरनेट चला गया है। विजय जी, आर यू स्टिल विद अस? ही माइट, क्योंकि ये ट्रैवल कर रहे हैं आज, ये देहरादून दिल्ली के रास्ते में, तो हो सकता है इनका इंटरनेट खराब हो गया है। बट आई थिंक विजय जी ने जो बातें करी हैं वो आई थिंक जो जीते जागते उदाहरण है, हमें भी मिले बहुत सारे। विजय जी, आई थिंक आपका नेटवर्क चला गया था कुछ टाइम के लिए, आप हमें सुन पा रहे हैं अभी? आई थिंक उनका ड्रॉप हो गया है नेटवर्क। ठीक है, तो आई थिंक विजय जी के कुछ भी और अगर संदेश होंगे आपके लिए तो वो हम ओके गॉट Yeah, I'm back, I think. Okay. Sorry. In any case, Vijay ji, I think we were hoping to move on to the next guest now, just in interest of time. Okay. I'm going to suggest that, you know, all of your messages we are going to pass on to जो हमारे students जुड़े हैं आज. And thank you so much for your time. I think जीते जागते जो आपने उदाहरण दिए हैं वो हमारे लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेंगे. And हम चाहते हैं कि जब मार्कशाला 3.0 के फेलोज चुन के इस साल जुड़ें तो आप उनसे जरूर मुलाकात करें. तो आई विल लेट यू गो नाउ. आप एनीवे ऐसे समय पे जुड़ रहे हैं जब आपके लिए भी मुश्किल है, बट रियली अप्रिशिएट आपने जो शेयर करा है. एंड प्लीज स्टे ऑन विद अस इफ यू कैन फॉर द रेस्ट ऑफ द सेशन. Yes, I will try to stay on as long as possible. Thank you. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ग्रेट. तो आई थिंक विजय जी ने एक बहुत जरूरी बात बोली कि स्वरोजगार का व्यक्तिगत रूप से भी देखना है कि क्यों कोई शख्स स्वरोजगार तक जाना चाहते हैं. एंड इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि सबको स्वरोजगार करना है. अगर 100 लोगों में से एक शख्स भी स्वरोजगार करें तो वो ना ही अपने को सशक्त बना सकते हैं पर अपने समुदाय के लिए भी बहुत कुछ अवसर पैदा कर सकते हैं. तो इसी के साथ अब हम आगे चलेंगे. फ्रॉम अ ब्रॉड लेंस ऑफ लाइवलीहुड एंड रूरल डेवलपमेंट, उनके पास जो उत्तराखंड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट्स इकोसिस्टम बना रहे हैं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का. तो सुधीर पंत जी, आई वुड लाइक टू वेलकम यू नाउ. सुधीर जी आईटी सेक्टर के एक अनुभवी दिग्गज हैं एंड उन्होंने रिलायंस, वोडाफोन और बिरला जैसे सबसे बड़े टेलीकम्युनिकेशंस कंपनियों में काम करा है. एंड वो ही इज अ गांधीयन एट हार्ट, जो स्वराज्य के सिद्धांत का प्रतीक हैं. और कई सालों से वो उत्तराखंड के उद्यमियों को मेंटरशिप और प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं और जमीनी विकास, ग्रास रूट्स डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं. तो सुधीर जी, क्या आप हमारे साथ बने हुए हैं? आप? हाँ, मैं हूँ आपके साथ. ग्रेट, वेलकम, ग्रेट टू सी यू सुधीर जी एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. तो सुधीर जी, आई थिंक धन्यवाद आदिया एंड गुड टू सी जसमीत एंड सपना एज वेल. तो एक जो मार्कशाला काम कर रहा है, एक बहुत अच्छा कार्य कर रहा है कि उत्तराखंड में जो हम लोगों का, जो यहाँ के हम मूल निवासी हैं, हम लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि हम हमेशा नौकरी करना चाहते हैं और वो भी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं. और पहली प्रेफरेंस होती है कि हमको डिफेंस सेक्टर में चले जाए, क्योंकि उत्तराखंड से लोग, हमारी जो रोजगार मतलब जो हमारी इकोनॉमी चलती थी वो मनी ऑर्डर संस्कृति के ऊपर पे चलती थी कि लोग फौज में जाते थे और घर पैसा भेजते थे. और दूसरा जो था सरकारी नौकरी थी. तो आप किससे ही पूछेंगे तो लोग कहेंगे या तो मैं आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा हूँ या फिर मैं कोई स्टेट गवर्नमेंट के जॉब की तैयारी कर रहा हूँ. पर इस वक्त ज़रूरत है मार्कशाला जैसे इंटरवेंशन की, जहाँ पे कि हम लोगों को स्वरोजगार की ओर प्रेरित कर सकें और इस तरह के इनिशिएटिव्स को रन कर सकें जहाँ पे कि लोग अपने पाँव पे खुद खड़े हो सकते हों. तो ये आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जहाँ पे कि आप एक माइंडसेट चेंज कर रहे हैं. ये एक समय लगेगा इस पूरी चीज़ को बनने में, पर धीरे धीरे जो आप बीज बो रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट बीज आ दिया. थैंक यू सो मच सुधीर जी एंड आई थिंक इसमें आपका भी बहुत बड़ा हाथ है. एंड आई थिंक आपकी और मेरी एक बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत चल रही थी कुछ समय पहले कि उद्यमिता के लिए अवसर ढूंढने के लिए कभी कभी देखना पड़ता है कि अवसर ही नहीं पर चुनौतियां कहाँ पे हैं. तो आपने इतने सारे उत्तराखंड के स्टार्टअप्स और उद्यमियों को सपोर्ट करना शुरू करा है पिछले कुछ सालों में. आप थोड़ा हमें बता सकते हैं कि आपके क्या विचार हैं कि जो पहाड़ में हमें चुनौतियां दिख रही हैं उनमें से हम निकल के कैसे युवाओं के लिए एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी या अवसर पैदा कर सकते हैं ताकि ना ही किसी का बिजनेस खड़ा हो पाए, पर जैसे आप कह रहे हैं कि जो पहाड़ों में मुद्दे हैं उनको भी सॉल्व करें और धीरे धीरे करके इस माइंडसेट को बदलें.
तो हम लोगों ने इसमें पिछले 2 साल से काफ़ी वर्कशॉप्स भी किए, काफ़ी सेशंस भी किए, कई सारे लोगों के साथ डिस्कशन किए। और जब भी हम पहाड़ की तरफ जाते हैं या संपर्क करते हैं तो जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे मूल समस्याएं क्या है। तो एक सबसे बड़ा एक सबसे बड़ी समस्या है वो है कि लैक ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मतलब जो हेल्थ सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लैब्स हैं, इनकी फैसिलिटी काफ़ी हद तक नहीं अवेलेबल है। और वो एक कारण है जहाँ पे कि जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स या तो हल्द्वानी में शिफ्ट हो जाए या ऋषिकेश शिफ्ट हो जाए, कोटद्वार चले जाएं, देहरादून चले जाएं, सेफर प्लेसेस में चले जाएं जहाँ पे कि हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल हो। स्पेशली एक एजिंग पॉपुलेशन होती जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पे एक प्रॉब्लम है, चैलेंज है, और शायद कुछ सोल्यूशन भी निकल सकते हैं। जैसे हमारे साथ कुछ लोग CSC रन कर रहे हैं, उसी तरह अगर कोई ऑनलाइन हेल्थ सर्विसेज अगर हम दे सकते हो तो उस मतलब अपने जो आप बिजनेस रन कर रहे हो उसको थोड़ा सा उसका हॉरिजन इंक्रीज कर सकते हो। तो वो एक एरिया ऐसा हो सकता है जहाँ पे क्या बहुत सारे आप देखेंगे कि बॉम्बे के अच्छे डॉक्टर्स हैं, दिल्ली के अच्छे डॉक्टर्स हैं, ग्लोबली बहुत अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जो कि ऑनलाइन सर्विसेज में अवेलेबल हैं। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दूंगा कि एक पेशेंट को अगर पिथौरागढ़ से हल्द्वानी आना है या अल्मोड़ा से हल्द्वानी आना है या बागेश्वर से हल्द्वानी आना है तो उसको 3 घंटे से लेकर 7-8 घंटे तक लग सकते हैं। अगर धारचूड़ा जैसी जगह से आना है, मुंशियारी जैसी जगह से आना है, एक तो समय लगता है, दूसरा गाड़ी में आने जाने का पैसा खर्च होता है, और उसके अलावा फिर यहाँ पे आप आते हो, 3-4 दिन रहते हो, अस्पतालों में जाते हो, चेकअप कराते हो, और इस पूरे पैकेज में मतलब छोटी से छोटी चीज के लिए भी आपको जो है करीब करीब 8-10 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ जाते हैं। यही फैसिलिटी आपको अपने पिथौरागढ़ जैसी जगह में, बागेश्वर जैसी जगह में, आप टाटा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ आप उनके साथ आप ओपिनियन ले सकते हो, उनके साथ आप ट्रीटमेंट की एडवाइजेस ले सकते हो। तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कि अगर हम वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें तो लोगों का पलायन जो है, जो केवल हेल्थ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बाहर जा रहे हैं, तो वो शायद एक एरिया है जहाँ पे कि संभावनाएं बनती हैं। दूसरा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेके लोग जाते हैं, जैसे पहले विजय जी ने भी कहा कि भाई एक तो ये है कि हमारे यहाँ पे पहाड़ में शिक्षा जो है वो बहुत दूर दूर तक शुरू से अंग्रेजों के समय से ही थी। मुझे याद है कि मेरी माताजी ने 1940s में 10th पास किया था पिथौरागढ़ के एक बिसाड़ गांव से, तो उस वक्त भी महिलाओं को भी पढ़ाई होती थी और सभी कुछ होता था। तो आज भी हमारे यहाँ पे बच्चे जो है आपको गाँव में भी BA MA BCom किए हुए मिल जाएंगे, और जो इंजीनियरिंग बच्चे कर लेते हैं तो बच्चे बाहर सॉफ्टवेयर कंपनीज में चले जाते हैं। तो जो बच्चे यहाँ रह जाते हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, और एक ऐसे इंटरवेंशन की जरूरत है जहाँ पे कि हम मार्गशाला जैसे इंटरवेंशन की, जहाँ पे कि हम लोकल अपॉर्चुनिटीज को सर्च कर सकते हो। तो जैसे एक कोविड भी एक चुनौती थी, पर वो संभावनाएं लेके आया कि आप ऑनलाइन एजुकेशन दे सकते हो, ऑनलाइन हेल्थ सर्विसेज दे सकते हो, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट कर सकते हो, और डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। तो अर्चना जो है एक लाइव एग्जाम्पल है कि पिथौरागढ़ में एक गाँव में है वो, और उसने अपना काम एक मोबाइल फ़ोन से डिजिटल मार्केटिंग का शुरू किया, और अब उसके पास एक लैपटॉप भी है जो काम कर रही है, और बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ तो अपनी बातें बता रही थी। तो ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे कि आप चुनौतियों से भी आपकी संभावनाएं निकलती हैं, आप कर सकते हो। और एक खेती को लेकर काफ़ी संभावनाएं हैं। खेती में हमारी जो मेन 2-3 समस्याएं हैं, एक तो ये है कि मैन वर्सेस एनिमल का कन्फ्लिक्ट है कि जंगली सुअर आ जाते हैं, नीलगाय आ जाती हैं, या जो है बंदर आके हमारी खेती को खराब कर देते हैं। तो ये एक हमारा एक लाइव एग्जाम्पल है, लाइव चैलेंज है। दूसरा जो एक प्रॉब्लम है वो है कि हमारे जो ज़मीनें हैं पहाड़ में, वो हिल्स में, वो हमारे दादा परदादा और उनके परदादाओं के समय से भी ना बढ़ती बहुत छोटे छोटे खेत हो गए हैं। कई जगह पे खेत के मालिकों का पता नहीं है, कई जगह पे खेत जो है मेरा एक नाली का खेत एक जगह पे हो सकता है। तो लोएस्ट यूनिट जो हमारे पहाड़ में है उसको एक नाली कहते हैं, और एक नाली जो है वो करीब 2100 स्क्वायर फुट के आसपास है, 2100 या 2200 स्क्वायर फुट। तो मेरे पास आधा नाली जमीन हो सकती है, एक नाली जमीन हो सकती है, और वो भी डिवाइडेड हो सकती है, मतलब कई जगहों पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकती है। तो इसमें एक हमारे डॉक्टर BP मैथानी जी हैं, जो कि फाउंडर डायरेक्टर रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के। उन्होंने एक मॉडल डेवलप किया था कि एक गांव एक जोत। उन्होंने कहा कि अगर एक गांव के सब लोग मिलकर के अगर हम पूरे को एक खेत बना लें, एक यूनिट बना लें, और जिसकी जितनी नाली जमीन है उसका उस ऑर्गेनाइजेशन में, कोऑपरेटिव में उतने शेयर्स होंगे, और मिलके खेती करें। तो उस मॉडल को उन्होंने
काफ़ी प्रमोट करने की कोशिश की, और अल्टीमेटली जब उसको कोई प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं कर रहे थे तो देहरादून के पास 100 किलोमीटर दूर पे उन्होंने अपने गांव में जा करके अथक प्रयास के बाद, 3-4 साल के प्रयास के बाद, आज वो 70 साल से ऊपर के, अमेरिका 74-75 साल के हैं, वो महीने में 2-3 बार जाते हैं उस जगह पे। उन्होंने वहाँ पे कोऑपरेटिव बनाई पूरे गांव में, उन्होंने एक उसको पूरे, मतलब जो मैं कह रहा हूँ कि गांव का एक खेत हो गया, और वहाँ पे उन्होंने मार्केटिंग का अरेंजमेंट भी किया। मतलब उनकी यहाँ पे मास प्रोडक्शन होने लगी, जब किसान मान लीजिए भट्ट बो रहा है, सोयाबीन बो रहा है, या मडुआ बो रहा है, ज्वार बो रहा है, पर छोटी क्वांटिटी में बो रहा है, और वो पूरे गांव की प्रोडक्शन एक साथ निकल रही है, और उसको मार्केट के साथ लिंक कर दिया। तो ये एक बड़ा एक एग्जाम्पल हो सकता है जहाँ पे कि हम इस तरह की चीज़ों के इंटरवेंशंस को कर सकते हैं, और नई संभावनाओं को गांव में रहते हुए ही देख सकते हैं। जैसे अगर सेब की खेती करनी है तो क्या बड़े खेतों में की जा सकती है, ज़्यादा उस पर की जा सकती है, ताकि अगर आप प्रोड्यूस भेज रहे हैं तो आप एक छोटे ट्रक को भेज सकते हो, एक छोटी जीप भर के जा सकती हो। तो ये एक चैलेंजेस जो है उसमें हमें सोल्यूशन ढूंढने की बड़ी आवश्यकता है। जी जी जी, और ये एक अच्छा मॉडल है, क्योंकि इसमें जैसे आपने बोला सबकी अलग अलग भूमिका हो सकती है। कोई मार्केटिंग पे काम कर सकता है, कोई प्रोडक्शन पे काम कर सकता है, कोई किसी और पहलू पे काम कर सकता है। तो आई थिंक ये एक अच्छा मॉडल होता है जहाँ पे इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स भी साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। तो सुधीर जी, समय को भी देखते हुए भी मैं चाह रही थी कि अगर आप हमें थोड़ा सा 2 मिनट लेके, सिर्फ 2 मिनट, अगर आप थोड़ा सा बताएं कि इस पूरी एंटरप्रेन्योरशिप की सपोर्ट करने में ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट का क्या रोल रहा है, क्योंकि उसमें आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। देखिए, प्रशिक्षण का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जो है या मैनेजमेंट एजुकेशन जो है, जो हमारे स्पेशली जो रूरल एरियाज में है, पहाड़ी क्षेत्र में है, तो वहाँ पे इस तरह की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, एक फैमिली का बैकग्राउंड नहीं है जहाँ पे कि हम इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आप प्रोडक्ट को कैसे लेबलिंग कर सकते हैं, कैसे आप उसकी पैकेजिंग कर सकते हैं, ग्रेडिंग है, क्लीनिंग है ना, किस तरह से आप उसको सोशल मीडिया के थ्रू मार्केट कर सकते हैं। तो जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि हमको जसमीत ने हैंड होल्ड किया, हम जो है 200 बच्चे तक हमारे पास पर डे आने लग गए। तो ये एक अपने आप में एक उदाहरण है जहाँ पे कि ट्रेनिंग जो है उसका बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। और अभी हम लोग करीब 20 एंटरप्रेन्योर्स के साथ हमने दिल्ली में एक प्रोग्राम किया था फूड एंटरप्रेन्योर्स के साथ, और उस प्रोग्राम के बाद जितने एंटरप्रेन्योर्स थे वो इतना खुश थे कि हमको पहली बार ऐसा एक एक्सपोजर मिला जहाँ पे कि वो अपने प्रोड्यूस तो बना रहे थे, पर उन्होंने कभी भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं पाई थी। उनको एग्जैक्टली ये मालूम नहीं था कि फूड लाइसेंस के क्या चैलेंजेस हैं, आप जब पैकेजिंग कर रहे हैं तो पैकेजिंग में क्या क्या इंफॉर्मेशन मिनिमम आपके पास होनी चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ कि हमने एक गुरंग करके एक बहुत सीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हेड है, उनको बुलाया था। तो उन्होंने, लोग कह रहे थे कि हमको अपना बिजनेस बढ़ाना है और हमको अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है। तो उन्होंने बहुत छोटी सी चीज़ कही, उन्होंने कहा कि भाई आप, क्योंकि हम एंटरप्रेन्योर जब होते हैं तो हम HR मैनेजर भी होते हैं, मार्केटिंग मैनेजर भी होते हैं, हम प्रोडक्शन मैनेजर भी होते हैं, फाइनेंस, सभी कुछ हम कर रहे होते हैं। तो आप एकदम से टीम एक्सपेंड नहीं कर सकते। पर अगर आप जो आपका प्रोडक्ट है उसको खुद मार्केट में जाके रिटेलर्स को बेचने की कोशिश करेंगे, तो और साथ में एक ट्रेनिंग को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी मार्केट रीच बढ़ती जाएगी। तो आप कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि भाई मेरा लड़का जो है वो जाके मार्केटिंग करके आ जाए या रिटेलर को देके आ जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप पहले 1 साल तो ये करिए कि एक मार्केट में अपने एक लड़के के साथ जाइए, उसको ट्रेन करिए, उस मार्केट पर उसको छोड़ दीजिए, फिर दूसरे मार्केट को अपने बगल की सिटी में जाइए, उसको डेवलप करिए, तीसरे को डेवलप करिए। तो 4-5 साल में आपको जो है बहुत बड़ी मार्केट हो जाएगी। तो लोगों के दिमाग में वो सोच ही नहीं थी। तो मेरे ख्याल से वो जो ट्रेनिंग है इसके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आपको एक आउटसाइड व्यू मिलता है कि जो चीज़ें ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, लिवरेज कर सकते हैं। जी, आई थिंक ट्रेनिंग एक मंच देता है कि आपको थोड़ा समय मिल जाता है सोचने के बारे में कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसको कैसे बेहतरीन करूँ। तो यूजुअली एंटरप्रेन्योर्स के पास समय ही नहीं होता, तो ट्रेनिंग एक वो ऐसा मंच देता है। सुधीर जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक हम यहीं पे ही एंड करेंगे, और अगर चैट में किसी के सवाल आपके लिए आएंगे तो वो हम अंत में लेंगे। बट थैंक यू सो मच सुधीर जी, एंड ऑल्सो फॉर ऑल द सपोर्ट यू गिवन अस ऑल दिस व्हाइल। थैंक यू। ग्रेट। तो सुधीर जी ने चुनौतियों से अवसर निकालने की बात करी है, और इसके बाद हम एक ऐसे हस्ती तक के पास जा रहे हैं जो ये ही एक माइंडसेट एग्जाम्प्लीफाई करती है, जो है गौरी सरीन। She is able to find entrepreneurial opportunity for young people in every imaginable sector. जब भी इनसे बात करती हैं वो कभी एग्रीकल्चर, कभी फॉरेस्ट्री, वाटर हार्वेस्टिंग,
यहाँ तक कि वेस्ट मैनेजमेंट में भी कुछ ना कुछ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी ढूंढती रहती है उत्तराखंड के युवाओं के लिए। तो गौरी का 25 साल का कार्य अनुभव है और उसके साथ गौरी ने अपने संगठन भूमिजा की नींव रखी। भूमिजा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो विमेन फार्मर्स, महिला काश्तकारों को साथ लाता है। एंड थ्रू भूमिजा विमेन फार्मर्स co-learn, collaborate and grow an ecosystem of sustainable farming and agripreneurship. इसके अलावा गौरी सरीन लिविंग विदाउट मेडिसिन नाम का भी एक मंच, जो एक ऑल्टरनेटिव हेल्थ प्लेटफॉर्म है, ये भी चलाती हैं, जिसके करीबन 35,000 मेंबर्स हैं फेसबुक पे। एंड शी आल्सो कन्वीन्स मेकिंग मॉडल गुरुग्राम व्हिच वर्क्स ऑन गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी इश्यूज इन गुड़गांव। इन्होंने और बहुत कुछ करा है, तो इनकी बायो ऊपर यहाँ पे हमने लगा रखी है ताकि आप पढ़ सकें। तो गौरी, आप हमारे साथ बनी हुई हैं। बिल्कुल, वेलकम, ग्रेट टू सी यू गौरी। So wonderful. So गौरी, आपने बहुत हिमालयन यूथ एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट किया है। नो कि ऐसे भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो उत्तराखंड से गुड़गांव आए हैं आपके फार्मर्स मार्केट में अपने प्रोड्यूस को सेल करने के लिए। एंड आई थिंक यू डन सम फिनोमिनल वर्क इन मेकिंग दैट कनेक्ट, दैट मार्केट लिंकेज जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वहीं पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स फेल कर जाते हैं, क्रिएटिंग दोज मार्केट एंड सस्टेनिंग दोज मार्केट लिंकेजेस। तो हम सब जानते हैं कि कृषि में इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत जरूरी होती है, यानी जो पैमाना है उसका एक मिनिमम लेवल होना चाहिए। तो क्योंकि हम इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं जो शायद से एसएजी या कलेक्टिव मॉडल में नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे साथ आज व्यक्तिगत एंटरप्रेन्योर्स जुड़े हैं, उनको कैसे सोचना चाहिए खेती की बिजनेस में स्केल के बारे में? थैंक यू आद्या। तो हम लोग आज उत्तराखंड के बारे में बात कर रहे हैं। उत्तराखंड की भूमि, जिसे देवभूमि बोला जाता है, उससे मेरे जैसे बहुत अन्य लोग हैं जो बहुत ही जुड़े हुए हैं, बहुत स्पिरिट से जुड़े हुए हैं, यानी कि मन से जुड़े हुए हैं। हम शायद वहाँ रहते नहीं हैं। हमारे जैसे कई दोस्त हैं जो उत्तराखंड के नहीं होते हुए वहाँ रहने लग गए हैं, क्योंकि उनको बहुत प्रेम है उस धरती से। और हम जैसे लोग वहाँ जाते रहते हैं बार बार, और वहाँ से संपर्क करते रहते हैं सारे यूथ से, वहाँ की फैमिली से, उनके कल्चर से। तो एक बहुत ही हमारे साथ एक एक सुंदर रिश्ता है उत्तराखंड का। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो ये रिश्ता है जो नॉन उत्तराखंडियों का उत्तराखंड के साथ है, वो एक बहुत ही अहम रिश्ता है और उस रिश्ते को हमें भूलना नहीं चाहिए। तो जब भी हम कॉन्टेक्स्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का, तो हमें ये समझना है कि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जिसके जो सिर्फ उत्तराखंडियों के लिए नहीं है, लेकिन वो बाहर के सभी लोगों के लिए, मतलब पूरे देश का उत्तराखंड है। इसलिए क्योंकि लोगों को उसके वातावरण से, उसकी नेचर से, उसके माहौल से, उसके खाने से, उसके कल्चर से, उसकी वादियों से इतना प्रेम है। तो पहले तो मैं कॉन्टेक्स्ट ये सेट करना चाहूंगी कि उत्तराखंड है क्या। उत्तराखंड वो देवभूमि है, वो नेचुरल भूमि है, वो एक आकर्षक भूमि है जो सारी सृष्टि, जो हमारे जो पूरा देश है उसको अट्रैक्ट करती है, राइट। तो जब भी हम उद्योग के बारे में सोचें, जब भी हम एक एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचें, तो सबसे पहले ये मद्देनजर रखते हुए सोचें कि उत्तराखंड में अगर हमें खुशहाली लानी है, एंटरप्रेन्योरशिप लानी है, इसमें बढ़ना है, ग्रोथ करनी है, तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसका कॉन्टेक्स्ट है कि जो बाहर वाले लोग हैं उनका जो आकर्षण है उत्तराखंड को, उसको जरूर साथ में याद रखिए। तो ये बहुत सुंदर चीज जो आज के तारीख में हो रही है उत्तराखंड में, कि एक तरफ तो उत्तराखंडी के लोग बाहर जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, या तो वो हल्द्वानी तक चले जाते हैं अपने उत्तराखंड में, या हल्द्वानी के बाहर दूसरे शहरों में चले जाते हैं। दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे उत्तराखंडी आ जाते हैं और भी शहरों में चले जाते हैं। लेकिन उसका उल्टा जो पलायन हो रहा है, यानी कि इन शहरों के लोग जो उत्तराखंड में रह रहे हैं, वो भी रिवर्स अर्बनिज्म बोलते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग हैं उनको उत्तराखंड बहुत पसंद है, वो जाके वहां पर बसने लग गए। अब हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है? हमारे पास जो सबसे बड़ी उद्योग की अपॉर्चुनिटी है, वो एक स्वरोज हो या वो एक बड़ा उद्योग हो, वो तो हम लोग की सोच के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे विजन पे डिपेंड करता है। हमने अभी हाल में ही एक कुमाऊं यूथ मिशन करके शुरू किया था, जिसके अंदर एग्री स्किल्स का सबसे इम्पोर्टेंट रोल था, लेकिन मैं उसको एक थोड़ा ब्रॉड बेस देना चाहती हूँ। मैं ब्रॉड बेस ये देना चाहती हूँ कि
उत्तराखंड का सबसे बड़ा बेस टूरिज्म है, खेती के अलावा टूरिज्म है। उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज आर्मी में जा रही हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है आज की तारीख। कुमाऊं स्पेशली ऐसा एरिया है, यानी कि गढ़वाल साइड जो है वो तो रिलीजियस टूरिज्म के तरफ चला गया, लेकिन कुमाऊं है वो नेचुरल टूरिज्म का, उसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल। और वहां पर कई कई एनजीओज हैं जो बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं, वहाँ की कल्चर को लेके, वहाँ के खान पान को लेके, वहाँ के वुल को लेके, वहाँ के हॉर्टिकल्चर को लेके, हर चीज को लेके वो काम कर रहे हैं। लेकिन इसको बहुत लेवल तक बढ़ाना है, और वो लेवल तक तभी बढ़ा सकेंगे या जाके जब हम सब मिलके एक सोच रखें कि हमें इसको एक टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन कैसे बनाना है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन का मतलब ये नहीं है कि वहां भीड़ भड़का हो जाए। टूरिस्ट डेस्टिनेशन का मतलब ये नहीं है कि वो एक एक जमाने में जो मनाली होता था या शिमला होता था, एक समझो एक बिल्कुल एक वो ऐसा हो जाए कि लोग बस आते रहें और शोषण कर दें जगह। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म क्या होती है, उसके अंदर, उस टूरिज्म के अंदर हम कल्चर को कैसे जोड़ सकते हैं, हमारे खान पान को कैसे जोड़ सकते हैं, हम अपने हमारे जो एक रहने का तरीका है, जैसे हम लोग ने विलेज टूरिज्म में या होम स्टे टूरिज्म में जोड़ दिया, उसको कैसे जोड़ सकते हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो साथ में जोड़ के हमें एक बहुत बड़ी सोच रखनी है कि हम लोग कैसे लोगों को हमारे साथ हमारे पास तक ला सकते हैं। वो उद्योग का मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा बेस है। इसको लेके आद्या, अगर आपको याद होगा, हमने एक बहुत अच्छा एक पहल के बारे में सोचा था कि भागता भारत के बच्चे हैं जहाँ बहुत स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, तो हमने सोचा था कि इन सब बच्चों को, जो यूथ है हमारे कुमाऊं की, उसको जोड़ के एक समझो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल क्रिएट करें जिसमें हजारों लोग पास पास के आए और वो पार्टिसिपेट करें, वहाँ की कल्चर में, वहाँ की म्यूजिक, वहाँ के खान पान, वहाँ के विलेजेस में रहें। उनका साल में अगर ये 1 या 2 बार भी अगर हो जाए तो आप समझो हजारों की तादाद में वहां पर उद्योग क्रिएट हो जाएंगे, छोटे छोटे स्वरोजगार शुरू हो जाएंगे और लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो समझती हूँ कि उत्तराखंड स्पेशली कुमाऊं एक ऐसी जगह है कि बच्चों को वहां बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहीं इतनी अट्रैक्शन है उस जगह के लिए। और अभी तो बहुत रॉ स्टेट में है, ऐसी चीजें हैं वहां पर जो अभी किसी ने एक्सप्लोर ही नहीं की है। वहां कैसे क्या ट्रैक्स हो सकते हैं, मुक्तेश्वर से मुंशियारी तक तुम क्या क्या क्रिएट कर सकते हो, इसका आप अभी इमेजिन करने लग जाएंगे तो आपके पास 100 आइडियाज आ जाएंगे वो करने के लिए। हमारी जरूरत क्या है, हमारे यूथ को साथ में खड़े होके जो मार्गशाला की तरह जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अपने सुधीर जी हैं, विजय जी हैं, वो आके वो उनकी इमेजिनेशन को खोलें, उनको सपोर्ट करें ताकि वो छोटे छोटे इस तरह से उद्योग जोड़ दें, एक बड़ा जो ऐसे फेस्टिवल है उसके साथ जोड़ दें। दूसरा बात हुआ हमारी खेती का। जो उत्तराखंड की खेती है वो ऑलरेडी आज की तारीख में बहुत सारे बड़े बड़े उद्योग हैं, जैसे जस्ट ऑर्गेनिक है जो आज की तारीख में वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब फर्स्ट 5 ऑर्गेनाइजेशंस में मानी जाती है पूरे देश में जैविक खेती में लेके। उसमें वो आज की तारीख में हजारों फार्मर्स को उन्होंने जोड़ा हुआ है उत्तराखंड के फार्मर्स। उत्तराखंड का सबसे इम्पोर्टेंट नीड क्या है कि वो ऑर्गेनिक में जाएं, जिस तरह से सिक्किम ने किया। सिक्किम बहुत दूर पड़ जाता है, उत्तराखंड नॉर्थ इंडिया से सबसे अच्छे से कनेक्टेड है। उसकी जो क्लाइमेटिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो इतना सुंदर है, हर्ब्स को लेके, हॉर्टिकल्चर को लेके और तरह तरह के जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं उनको लेके, जो बहुत हेल्दी हैं, जो पौष्टिक हैं, मतलब उनके अंदर एक जो चीज है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहीं शायद देश में नहीं मिलेंगे। इस चीज को किस तरह से लीवरेज किया जाए, तो आद्या इसमें जरूरी नहीं है जब हम बात करते हैं कि हमें लाखों के टनों में कोई चीज बेचनी है और तभी जाके उसमें हमें वैल्यू मिलेगा, इससे जरूरी नहीं है। अगर थोड़े से फार्मर्स भी जुड़ जाएं, यूथ जुड़ जाएं और वो ऐसी खेती करने लग जाएं, जैसे हर्बल खेती करने लग जाएं, या वो ऐसे प्रोडक्ट्स की खेती करने लग जाएं जिसकी बहुत हाई वैल्यू डिमांड है मार्केट में, उसकी थोड़ी फूड प्रोसेसिंग सीख ले, तो मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड में खेती को पीछे लोग छोड़ेंगे, वो सिर्फ आगे ही जा सकती है।
क्योंकि जो ट्रेडिशनल खेती है, हेल्दी खेती है, ऑर्गेनिक खेती है, उसका मार्केट में बहुत सारा वैल्यू है आज की तारीख में। राइट, आई थिंक दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वे टू आंसर माय क्वेश्चन गौरी, कि हम उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरह ना देखें कि बहुत बड़ी कंपनी हर इंडिविजुअल को बनानी है, बट अगर आप अपने छोटे स्तर पे, कोई रामदाना चलाई पे काम कर रहा है, कोई बुरांश पे काम कर रहा है, कोई मडुए राजमा पे काम कर रहा है, but there's a collective of people working together and finding market together, whether वो फेस्टिवल से हो, मेले से हो, किसी और तरीके से हो, तो आप अपने छोटे स्तर पे ही एक नेटवर्क प्लेटफॉर्म बनाने की आप बात कर रहे हो गौरी, which I think is much required as opposed to बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन बने या केवल जो पुराना एसएजी मॉडल। एक छोटी सी यहाँ बात बोलना चाह रही हूँ क्योंकि मल्लिका जी भी हैं यहाँ पर। होम स्टे टूरिज्म है जो आज की तारीख में मुझे लगता है काफी बढ़ गया है कुमाऊं एरिया में, राइट, और उनकी मल्लिका जी ने काफी अच्छा आधार डाला था। उसको लेके मेरे को लगता है जो सोच अभी यूथ में है उससे थोड़ी शिफ्टिंग की जरूरत है और यहाँ पर मार्गशाला शायद बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका प्ले कर सकती है। yes. आज की तारीख में हमें होम स्टे जो समझ में लोगों को आने लग गई है वो आने लग गई है छोटे छोटे मोटल्स हो जो बड़े सुंदर तरीके से पड़े हों। लोगों को क्या चाहिए, लोग आजकल चाहते हैं कल्चर के साथ जुड़ना, लोग जो वहाँ के लोग हैं उनके साथ जुड़ना, उनका खान पान के साथ जुड़ना। सिक्किम में मैं एक गांव में गई थी जो पूरा गांव होम टूरिज्म गांव बन गया है और वहां पर मैं जाके रही थी वहीं के लोगों के साथ, वहीं उनके साथ खाना खाया, उनका खाना खाया और उसमें जो मजा आया वो मुझे नहीं लगता कि किसी भी अच्छे मोटल में मजा आया हो सकता है। तो मैं समझती हूँ कि ये एक छोटे कॉन्सेप्ट को लेके हम बढ़ा दें और लोगों को समझाएं कि होम स्टे टूरिज्म होती क्या है, विलेज टूरिज्म होती क्या है, एग्रो टूरिज्म होती क्या है, तो एक नया पूरा एक माहौल क्रिएट कर सकते हैं हम ये पूरे कुमाऊं एरिया के अंदर। और इसके साथ में एक और जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, उन्होंने सुधीर पंत जी ने हेल्थ को लेके बात की। मैं समझती हूँ कि उल्टी चीज है, हेल्थ सर्विसेज जो मॉडर्न हेल्थ सर्विसेज है कुमाऊं में अवेलेबल नहीं है। कुमाऊं कैन बी द हब ऑफ ऑल्टरनेटिव हेल्थ टूरिज्म। आयुर्वेद हर्ब्स जो अवेलेबल हैं पूरे जो मुंसियारी एरिया में तो बहुत ही पिथौरागढ़ मुंसियारी में बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लगता है हमें इस चीज को जो ऑलरेडी धरोहर है वहां की उसको हम लोग लेके क्यों नहीं इतना बड़ा एक ऑल्टरनेटिव हेल्थ टूरिज्म का हब बना सकते। ये वाली सोच हम लोगों को यूथ को देनी है आज की तारीख में। Thank you so much Gauri, I think that helps a lot and I think next हम मल्लिका दी को बुलाना चाह रहे थे। मल्लिका दी आप हमारे साथ हैं क्या? यस हाँ मैं आपके साथ ही हूँ। ग्रेट मल्लिका दी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। आई थिंक आपके बाद विशाल भंडारी वाज गोइंग टू गो, पर आई नो वो 1:30 लीव करेंगे, तो इज इट ओके इफ आई रिक्वेस्ट विशाल टू कम एंड स्पीक नाउ? I think she can have Mallika ji. I'll stay. Okay. ठीक है, ग्रेट, बढ़िया। तो आई थिंक गौरी के बाद आई थिंक क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की बात कर रहे हैं, सो इट्स अ वंडरफुल लीड इनटू द वर्क दैट मल्लिका दी इज डूइंग। एंड मैं कहने वाली थी कि अब हम गुड़गांव से मुंसियारी पहुंचने वाले हैं, तो अभी मल्लिका दी भी मुंसियारी में बैठी हुई है एंड शी इज बैटलिंग रियली टेरिबल वेदर, सो आई एम रियली ग्लैड कि इंटरनेट अभी थोड़ा बहुत साथ दे रहा है उनका। And Mallika Virdi ji एक active member of a mountain village community in मुंसियारी है। I feel like इनकी इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, but still मैं थोड़ा बोल देती हूँ। तो वर्तमान में सरमोली और जयंती के वन पंचायत की सरपंच हैं मल्लिका दी, और वो खुद को एक सबसिस्टेंस फार्मर या निर्वाह किसान कहना पसंद करती हैं, और वो हिमालयन आर्क की फाउंडर हैं जो ग्रेटर हिमालय में एक कम्युनिटी लेड या एक समुदाय निर्धारित टूरिज्म की पहल है। इसके साथ वो माटी विमेन संगठन की एक सदस्य हैं और माटी का काम है डिग्निफाइड रूरल लाइवलीहुड्स पे। मैं ट्रांसलेट करूँ तो शायद इसका मतलब होगा सम्मानित ग्रामीण आजीविका। एंड इसके अलग अलग जो स्रोत हैं उसको माटी सपोर्ट करती है, चाहे वो हो फार्मिंग, वूलन हैंड वीविंग, ऊन से हाथ की बुनाई, नेचर गाइड्स और एडवेंचर गाइड्स को सपोर्ट तैयार करना और होम स्टे चलाना जो लोकल महिलाओं द्वारा संचालित है। और अभी हम बात कर रहे थे सरमोली की होम स्टेज के बारे में, जो आज एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म और होम स्टे के मॉडल से माने जाते हैं। इनफैक्ट ये एक उदाहरण बन चुका है कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म कैसे होना चाहिए। तो और मल्लिका दी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि अभी ये बात चल रही थी कि टूरिज्म पहाड़ों के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी अर्निंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है और लोकल इकोनॉमी में भी ये बहुत योगदान देती है, पर इससे क्या हुआ है कि माउंटेन टूरिज्म में काफी जगह पे पर्यावरण पे दोहन होता है, जैसे हम नैनीताल, मुक्तेश्वर, मसूरी में देख रहे हैं। अब सरमोली के एक्सपीरियंस से
आपका एक अलग मूल है जो है अर्निंग एंड प्रिजर्विंग, कमाई और संरक्षण। तो आपके क्या विचार हैं और आप हमारे आज साथियों के साथ क्या शेयर कर सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पे काम करने में, बिजनेस चलाने में क्या चीजें सोचनी चाहिए ताकि पर्यावरण की भी संरक्षण साथ साथ हो? हाँ, थैंक यू आद्या। और सबसे पहले आज क्योंकि विश्वकर्मा दिवस है और हमारे यहाँ सब लोग उसको मना रहे हैं, तो सबको विश्वकर्मा दिवस की बहुत मुबारक। हमारे यहाँ एक और पर्व है, उसको हम खुंदरू कहते हैं, जिसमें हम लोग अपने गाय बछिया लोगों को की एक तरह से पूजा करते हैं। उनका गले का जो रस्सी है उसको बदलते हैं क्योंकि अब सर्दियां आ रही हैं। तो एक तरह से आप देखिए कि पहाड़ में आज के दिन हमारा जो कृषि है वो हमारे तीज त्योहार, हमारे खुशी मनाने के तरीके का अभी भी केंद्र बिंदु है। पर होम स्टे और पर्यटन पर बात करने से पहले मेरे से पूर्व जो लोग बोले हैं, मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहूंगी। पर सबसे पहले तो जो आपके बीच जो आपके युवा साथी हैं और जिस तरह का वो प्रयास कर रहे हैं, पहले उनको सलाम, क्योंकि उनका तो उदाहरण और उनकी ऊर्जा सच में दिल छू जाती है। बाकी के वक्ताओं ने भी बहुत इम्पोर्टेंट चीजें कही, गौरी जी ने, सुधीर जी ने, ऑफ कोर्स विजय जी ने भी। पर आप ये देखिए कि पहाड़ों की विडंबना क्या है। हम लोग एक तरह से कृषि प्रधान अभी भी हैं, 70% से ज्यादा अभी भी हमारी आबादी पहाड़ों में रह रही है और कृषि कर रही है। पर आप देखिए क्या होता है, मैं तो अक्सर कहती हूँ कि अगर एक लड़के को आप इंटर करा दें तो पहले वो खेती छोड़ देगा, और अगर आप कॉलेज पढ़ा दें तो वो गांव छोड़ देगा। तो सवाल ये नहीं है कि क्या यहाँ पर स्वरोजगार के अपॉर्चुनिटीज और मौके हैं या नहीं, ये हमारी एस्पिरेशंस, ये हमारी मानसिकता पर भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हमें लगता है कि प्रगति शहरों में है, तरक्की शहरों में है, पर गौरी जी ने कहा आज वो उल्टा हो रहा है। मेरे जैसा इंसान का मैं उदाहरण लूं तो 30 साल पहले मैं यहाँ बस गई और 30 सालों से मैं यहाँ रह रही हूँ। जो हमारा होम स्टे का भी प्रयास है या पर्यटन की भी अगर आप बात करो, तो अक्सर क्या होता है कि लोग पर्यटन में पहाड़ों में सबसे निचले तबके पर वो अपना एंट्री करते हैं, सबसे छोटा पायदान पर। क्या करेंगे, या तो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर गाइडिंग करने लग जाएंगे, भले उसमें वो आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाए हैं या नहीं। या अब होम स्टेज का जमाना है, चलो अपना होम स्टे खोल लेते हैं, कुछ तो कमाई करेंगे, पर हम अपने स्किल्स को, अपनी ताकतों को, अपनी कोर जो एबिलिटीज हैं उसको हम भूल जाते हैं। होटल्स बहुत है उत्तराखंड में, जैसे गौरी जी ने कहा, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का मतलब क्या हुआ कि होटल्स की कमी नहीं है, आप किस तरह का पर्यटन चलाओगे। तो आद्या, आप तुम्हारे सवाल पर कि हमने किस तरह का पर्यटन चलाया, क्यों है कि हम लोग कह रहे हैं पर्यटन के साथ आप ये तो देखिए उस इलाके पर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। पर्यटन इंडस्ट्री के 4 हिलते पुर्जे हैं, 4 मूविंग पार्ट्स हैं। टूरिस्ट है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, उसके बारे में सब लिखते हैं, सब बोलते हैं। 2 और हिस्से हैं, वहां को जिसको होस्ट कहते हैं, यानी कि जो लोग वहां रहते हैं, और दूसरा डेस्टिनेशन जो वहां का भूखंड है, गांव है। और इन दोनों की अक्सर कोई बात नहीं करता है। होम स्टे आप अकेले चलाओगे तो आप किसके शिकार बनोगे, जो ये मार्केट फोर्सेस हैं, एग्रीगेटर्स हैं, वो सब आपको तुरंत आपको जोड़ जरूर लेंगे, पर आपको सबसे छोटा हिस्सा उस आमदनी का मिलेगा। तो हमारा जो प्रयास रहा है वो ये रहा है कि हम अपने ग्रामीण जीवन शैली को अपना केंद्र बिंदु बनाएं। क्यों? क्योंकि पर्यटन में वो सिर्फ एक वादियों को देखने, मौसम को देखने नहीं आ रहे हैं, तो जैसे मेरे से पहले वक्ताओं ने कहा है, वो वहाँ के संस्कृति, खान पान, जीवन शैली का अनुभव लेने आ रहे हैं। आज सबसे ज्यादा जो मार्केटेबल प्रोडक्ट है, सॉरी मेरा ये भाषा नहीं है, ये मार्केटिंग भाषा है, बाजार की भाषा है। सबसे मार्केटेबल प्रोडक्ट आपका एक्सपीरियंस, अनुभव, किस तरह के रिश्ते। आपको ताजमहल को तो मीनार देखना नहीं चाहता है, वो रिश्तों का, अनुभवों का एडवेंचर ढूंढ रहे हैं। ये एक नया फ्रंटियर है और उसी फ्रंटियर को हमने टैप इन किया है। अभी हमारे से पहले विजय जी कह रहे थे कैसे चूनी में किसी ने 40 लाख का टर्नओवर किया। हमारा गांव बहुत मामूली, बहुत साधारण गांव है, अद्भुत जगह पर हम लोकेटेड है।
2019 में हम लोग 30 परिवार मिलकर, हमारा टर्नओवर 50 लाख था, जिसका हमें कभी उम्मीद नहीं थी। क्योंकि आप होम स्टे का अगर उदाहरण ले तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे जो आप निवेश करते हैं, उसका रिटर्न बहुत ही हाई है ऑन एवरी रुपी, क्योंकि आपका कैपिटल आप ही का घर है, आप ही का समूह है। दूसरी चीज जो हमने की वो है कि वो हमने सामूहिक रूप से की और अपने वन पंचायतों और जंगलों का ध्यान रखा। हाँ आद्या। जी बहुत बढ़िया मल्लिका दी। आई थिंक जो आपने बात करी, जो अतिथि देवो भव, हॉस्पिटैलिटी का जो कल्चर है उत्तराखंड का, उसको सेंटर में रखे, कस्टम्स, प्रैक्टिसेस एंड बीइंग प्राउड ऑफ इट, आई थिंक उसमें अभिमान फील करना, एंड उसी से आई थिंक अपना खुद का टूरिज्म मॉडल बन सकता है। तो आई थिंक एक दूसरा और मे बी आखिरी क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि आई एम श्योर जो कम्युनिटी बेस्ड समुदाय आधारित होम स्टे का मॉडल है उसमें खुद की चुनौतियां कम नहीं होंगी। तो आपसे हम सीखना चाह रहे थे कि अगर कोई अगर छोटे से स्तर पे भी अगर ये करना चाहे कि अपने ही गांव में 5 लोग मिलके होम स्टे तैयार करें, तो आप उनको क्या सलाह देंगे कि उनको क्या चुनौतियां फेस हो सकती हैं? व्हाट आर द चैलेंजेस समवन न्यू वुड फेस अगर वो इस तरह का कुछ करना चाहें अपने एक नए क्षेत्र में, एंड इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? जी, मुझे लगता है कि आज के युवाओं के लिए बड़ा एक अद्भुत सी स्थिति है। कोऑपरेट करके सामूहिक रूप से काम करने का एक तरह से हमारी शिक्षा दीक्षा बनी ही नहीं है। एक तरह से कम्पेटिटिवनेस इतना हमारे अंदर भर दिया गया है कि अगर आपने किसी को हरा के आगे नहीं गए हैं तो जैसे वो अमेरिकन कल्चर में कहते हैं ना, लूजर, मुझे लगता है उस तरह का एक मानसिकता हमारे यहाँ भी आ गई है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आप देखिए कि आपकी कोर ताकत क्या है, जो आपका मूल ताकत। अगर हम ग्रामीण हैं तो वो हमारी ग्रामीण जीवन शैली है। अगर हम शहरों में रह रहे हैं तो आपकी मूल ताकत क्या है, उसको हम लेवरेज करें। और सामूहिकता के साथ हमें हमारी एक सक्सेस की बहुत बड़ी जो एक तरह से गुत्थी रही है वो ये है कि हमने अपने बेनिफिट्स ब्रॉड बेस किए हैं। हम इक्के दुक्के इस रेस में पहले आ जाएं, वो हमारा ध्येय नहीं रहा है। दूसरा, मुझे लगता है कई बार हम प्रॉफिट मार्जिन्स पर ज्यादा फोकस करते हैं। आप याद रखिए, जो प्रॉफिट आप कमाएंगे वो एक सामूहिक धरोहर के आधार पर, क्योंकि ये सामूहिक संपदा है, संपत्ति है, तो प्रॉफिट आपका इंडिविजुअल है पर उसकी जो कीमत है वो सामूहिक रूप से समाज पे करता है। तो मेरा तो आपसे ये हिदायत होगा, सिर्फ प्रॉफिट पर मत देखिए, वेल बीइंग पर फोकस कीजिए और यही आपका स्टोरी बन जाएगा। और इसी से मैं आती हूँ अगले पॉइंट पर। लोग कहानी के लिए आते हैं। अगर पर्यटन की बात करें, वो जानना चाहते हैं आपकी कहानी क्या है, बताइए। तो उसमें मुझे लगता है कि डिजिटल एज में आप में से कई ऐसे लोग हैं जो अब सोशल मीडिया, मेरे जैसे लोग अभी सोशल मीडिया से स्ट्रगल कर रहे हैं, पर जो युवा जन है वो सोशल मीडिया को नेविगेट करना बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं। उसमें कंटेंट क्रिएशन मुझे लगता है बहुत बड़ी चीज है। 2 उदाहरण दूंगी। हमारा एक जब कोविड हुआ था तो हमने एक पोर्टल शुरू किया था जिसका नाम था वॉइसेस ऑफ रूरल इंडिया। ग्रामीण इलाकों से, देश भर से लोग अपनी कहानियां लिखने लगे और वही डिजिटल मीडियम में। वो इतना पावरफुल कंटेंट है जहां आप बिना पर्यटन किए आप एक इलाके के बारे में जान सकते हैं। तीसरा, मुझे लगता है कि आपको अंग्रेजी में कहते हैं ना, अप योर गेम। आप अपने गेम में बेहतरीन हो जाएं, आप अपने आप को एडुकेट करें, आप अपने आप को स्किल करें, उसके बाद ऑर्गेनाइज करें। उदाहरण के लिए पर्यटन में आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये ग्लोबल सस्टेनेबल क्राइटेरिया जो GSTC काउंसिल जो है, क्या मानक बना रखे, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म किसको कहते हैं, ये मुझे लगता है बहुत अनिवार्य है। हम लोग अपना गेम अप करेंगे तो कुमाऊं में अपार संभावनाएं, जैसे बहुत सारे लोगों ने मेरे से पहले कहा। हाँ जी आद्या। थैंक यू सो मच। एंड आई फील लाइक अगर हमारे सारे वक्ता इसके लिए तैयार हो तो हम चाहेंगे कि आप सबके साथ एक अलग अलग सेपरेट वेबिनार ऑफ 1 आवर ईच करना चाहिए, क्योंकि इतना कुछ है जो हम आप सबके साथ सीख सकते हैं। तो आज तो सिर्फ शुरुआत है मार्गशाला 3.0 की। एंड थैंक यू मल्लिका दी। एंड वी वुड लव कि अगर टूरिज्म पे आप गौरी जैसे एक्सपर्ट्स एंड अनुभवी लोग, बोलूंगी, मैं जानती हूँ आपको एक्सपर्ट्स आप अपने को अभी एक्सपर्ट नहीं मानते क्योंकि आप अभी भी सीख रहे हैं, आपको जरूर इनवाइट करेंगे, सो यू कैन कम एंड स्पीक टू आवर स्टूडेंट्स इन द फ्यूचर एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस मल्लिका दी।
And finally, last but not the least at all, a very special guest speaker and one of the biggest advisors and mentors to our work at Markshala, and to me personally as well, Vishal Bhandari. Vishal, welcome and thank you for joining us today. थैंक यू सो मच आद्या। बहुत खुशी है आज की इतने सारे युवा पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स, एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स, मार्कशाला ग्रेजुएट्स आज हमारे साथ हैं। तो मेरे लिए खुद के लिए बहुत एक एनकरेजिंग है। और जो हमारे को पैनलिस्ट जिन्होंने इतना कुछ मुझे आज सीखने को मिला, आई एम श्योर बाकी भी एंटरप्रेन्योर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो उन्होंने बताया। और सचमुच में मेरे लिए खुद लिए आज एक बहुत कई सारे मतलब जैसे कई नए दिशाएं, कई नए विचार आए हैं इन सब बातें सुन के। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी ये ज्वाइन करने के लिए आज टुडे। ऑफ कोर्स विशाल, यू आर मोर देन वेलकम। तो मैं थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को आपके बारे में बताती हूँ। तो विशाल काफी, इनफैक्ट आई थिंक 20 से ऊपर साल हो गए हैं एंड ही इज बीन वर्किंग इन उत्तराखंड फॉर 2 decades। एंड विशाल की प्रेरणा भी उत्तराखंड के किसानों से थी। तो जब उन्होंने देखा कि जो उत्तराखंड के पहाड़ों के जो फार्मर्स हैं वो किस तरह से प्रकृति के सम्मान के साथ अपनी खेती करते हैं, तो उनको भी प्रेरणा मिली और उस प्रेरणा को उन्होंने एक अपनी कंपनी में बदल दिया। तो विशाल ने अपनी एक बिजनेस बनाई जो बिल्कुल सस्टेनेबिलिटी के जो केंद्रक होते हैं उन पे सेंटर्ड थी, जिसका नाम है सोल ट्री। तो सोल ट्री इंडिया का पहला रेंज था सर्टिफाइड नेचुरल ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स का, जो लोटस हर्बल्स नाम के एक बहुत बड़े ब्रांड ने 2020 में अक्वायर कर ली। तो 20 साल से विशाल उत्तराखंड के अलग अलग फार्मर्स के साथ काम कर रहे थे इस तरह के नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। और उनकी कंपनी के पीछे जो फिलॉसफी थी ये यही थी कि कम्युनिटीज को भी इससे बेनिफिट हो, केवल मुनाफा बिजनेस के पास ही ना जाए पर फार्मर्स को भी इसमें एक बेनिफिट दिखे। तो और विशाल इसीलिए अभी भी एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल का हमेशा एक प्रोपोनेंट रहते हैं। हमें भी बताते हैं कि कितनी बार हमें, जो हम मार्कशाला में काम कर रहे हैं, ही एडवाइजेस अस आल्सो ऑन हाउ टू मेक आवरसेल्फ सस्टेनेबल एज वेल। चाहे आप आर्थिक रूप से सस्टेनेबिलिटी को देखें या आप पर्यावरण के रूप से सस्टेनेबिलिटी को देखें। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दैट विशाल। एंड मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एंड आई हैव केप्ट योर क्वेश्चंस इन इंग्लिश, आप देख लीजिएगा, इफ यू कैन मिक्स इंग्लिश एंड हिंदी दैट विल बी ग्रेट। बट अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे तो हमारे एक सुपर्ब ट्रांसलेटर है मयंक, जो चैट में ट्रांसलेट कर देंगे हमारे लिए, सो डोंट वरी अबाउट द लैंग्वेज। तो विशाल, आपसे पूछना था कि विद योर एक्सपीरियंस ऑफ क्रिएटिंग अ स्टार्टअप एंड अ ब्रांड दैट सेंटर्ड अराउंड प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, वी वांट टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल योर विजन फॉर अ प्रोग्राम लाइक मार्कशाला, क्योंकि मार्कशाला ऐसे एंटरप्राइजेस को टुगेदर ला रहा है जो अगेन छोटे छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं। बट गिवन हाउ बिग यू टेकन योर ओन स्टार्टअप, व्हाट इज योर विजन फॉर मार्कशाला टू बिल्ड सस्टेनेबल बिजनेसेस? जैसे मैं कह रही थी कि बिजनेसेस जो आर्थिक रूप से और पर्यावरण के रूप से भी सस्टेनेबल हो सकते हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे। थैंक यू आद्या। सो जैसे गौरी जी ने पहले कहा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो शायद कुमाऊं से में पैदा ना हुए हों या पले ना हों, लेकिन उनको एक प्रेम है कुमाऊं से और कुमाऊं वासियों से। तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ और इसलिए जैसे आपने कहा कि मैं 20 साल से कुमाऊं से जुड़ा हूँ, तो वो 20 साल बिना हिंदी बोले जुड़ा नहीं जा सकता था, इसलिए हिंदी में शायद मुश्किल नहीं होनी चाहिए, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी आएंगे, उसके लिए काफ़ी चाहता हूँ। तो जैसे आप, आई थिंक मार्कशाला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है और शायद जितना मैं जानता हूँ एक बहुत ही यूनिक प्लेटफॉर्म है जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको एक बहुत अच्छी दिशा दिखा रहा है। सो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने कहा कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जो बिजनेस मॉडल्स बेस्ड हों वो बहुत रिक्वायरमेंट आज के टाइम में मैं कह सकता हूँ कि ये कोई एक स्पेशल फीचर नहीं है, ये हर एक बिजनेस की नेसेसिटी है। जैसे एक तरह से आज के टाइम में टेक्नोलॉजी भी एक नेसेसिटी बनती जा रही है हर बिजनेस की, चाहे वो कोई टूरिज्म हो या चाहे वो टीचिंग हो, कोई भी बिजनेस हो, कहीं ना कहीं उसमें टेक्नोलॉजी में रोल इंडिस्पेंसिबल हो गया है। इसी तरह मैं ये विश्वास करता हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी हर बिजनेस का एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, तभी हम जो एक आज हमारे लिए इतनी बड़ी समस्याएं आ रही हैं वो हम उनसे जूझ सकते हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स का एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने कहा कि मैं कुमाऊं से जुड़ा हूं, मेरे को ये विश्वास है कि कुमाऊं के यूथ में एक सक्षमता भी है और एक भावना भी है
जो उनको चाहिए वो एक ठीक मार्गदर्शन चाहिए कि कैसे हम अपने आइडियाज़ को आगे बढ़ाएं, कैसे हम अपना एक बिजनेस मॉडल बनाएं। और ये सब चीज़ें कई बार ऐसा होता था कि लोग कुछ भी हम सोच के शुरू करते थे, पर आजकल एक बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत चेंज हो गया है, उसमें काफ़ी कुछ है, कंपटीशन है, कई मार्केट फोर्सेस हैं और फाइनेंशियल रिस्क भी है। तो इसलिए बिजनेस प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मैंने जैसे पिछले भी प्रोग्राम में देखा कि मार्गशाला में वो दिया जा रहा है। तो एंटरप्रेन्योर्स का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक एंटरप्रेन्योर कुछ भी रिसोर्सेज को यूज करके, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हों या चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हों, उनको यूज करके कुछ वैल्यू क्रिएट करता है। और जैसे पहले भी पैनलिस्ट ने एग्जांपल्स दिए कि हम कहीं पे टूरिज्म में हम जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है हम उसको यूज कर रहे हैं, या हम अगर एग्री फार्मिंग कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये अंडरस्टैंड सोच समझें कि कैसे हम एक ऐसा बिजनेस मॉडल क्रिएट करें जिससे हमारा तो अपना पर्सनल गोल मीट हो, पर्सनल प्रॉफिट भी हो, लेकिन एनवायरनमेंट को हम कंजर्व कर सकें। और अगर हमारे रिसोर्सेज ह्यूमन बीइंग है, चाहे हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में उनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है कि कैसे सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, वेजेस, पॉवर्टी एलिवेशन, वो सब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर हम अच्छे से ये चीज को समझ जाएं, जैसे बहुत अच्छे लार्ज कॉन्टेक्स्ट दिए गौरी जी ने भी कि हम कैसे बड़े स्तर पे भी सोचें, तो अगर हम ये समझ पाएं कि अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो वो अल्टीमेटली हमारे बिजनेसेस को भी लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होंगे। ऐसा नहीं है कि हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं कि हम अगर एनवायरनमेंट को कंजर्व कर रहे हैं या लोगों को ठीक से ट्रीट कर रहे हैं तो हम एक बिजनेस के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लॉन्ग टर्म में अपने बिजनेस को भी सस्टेनेबल बना रहे हैं। और दूसरी बात, अगेन मैं एक तरह से रिपीट ही कर रहा हूँ कि जैसे ये जो कुमाऊं के हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हम कुमाऊं में देख सकते हैं कि जो एक क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, उसका कितना, जैसे फॉरेस्ट फायर्स दिखती हैं, सूखा हो रहा है, पानी के स्रोत सूख रहे हैं, तो हमारे सामने आ रहा है। तो बजाय इसके सोचें कि कोई और कुछ करेगा, हम खुद अपने थ्रू, हमारे जो एंटरप्राइजेस हैं, जो हमारे एफर्ट्स हैं, उसके थ्रू हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे आपने कहा, एक मार्गशाला का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे अगर हम कुमाऊं के यूथ जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो ऐसे रोल मॉडल्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज अगर क्रिएट करें, तो वो सिर्फ उसका इम्पैक्ट सिर्फ कुमाऊं तक नहीं रहेगा, बहुत दूर तक जा सकता है। आज हमारे बीच एक हिमाचल से भी हमारे मित्र आए हैं जो देखने के लिए कि यहाँ क्या हो रहा है। तो इस तरह ये सक्सेसफुल मॉडल्स हम और जगह भी ले जा सकते हैं, क्योंकि बेसिक चैलेंजेस जो हैं वो रूरल यूथ के और माउंटेन एरियाज में सिमिलर हैं, तो कई सॉल्यूशंस हम शेयर कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और बहुत खुशी की बात है हमारे साथ कितने और भी मित्र हैं जो आज हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे को पैनलिस्ट, और जो आपने बाकी लोगों को बताया। तो हम सब यही चाहते हैं कि एक बहुत अच्छी स्लो बट स्टेडी वेव ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम कुमाऊं इमर्जेस। नो, थैंक यू सो मच विशाल। आई थिंक एक बहुत अच्छी चीज आपने बोली कि अगर शुरुआत में आपको अपने बिजनेस को सस्टेनेबल बनाने के लिए या प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए थोड़ा ज्यादा एफर्ट डालना पड़े या थोड़ी सी ज्यादा लागत भी लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप नहीं अपने बिजनेस को पर अपने रीजन, अपने क्षेत्र और अपने पर्यावरण को भी बचा रहे हो, तो वो एक बहुत छोटी कॉस्ट है पे करने के लिए, ताकि वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमें मिले। तो विशाल, आपका जो दूसरा क्वेश्चन होने वाला था वो एक्चुअली हमारे चैट में किसी ने हमसे पूछ लिया ऑलरेडी। तो काजल सोनी ने पूछा है कि आई वांट टू नो हाउ कैन वी मेक प्लेटफॉर्म्स फॉर कनेक्टिंग रूरल एंटरप्रेन्योर्स विद ग्लोबल नेटवर्क्स। और मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपके मार्केटिंग के बैकग्राउंड को देखते हुए उत्तराखंड के जो छोटे बिजनेस हैं या व्यक्तिगत इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स हैं, आज के मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स कैसे लेवरेज कर सकते हैं, कैसे अपने लिए एक जगह या एक नीश बना सकते हैं। तो प्लीज काजल और हमारा क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। आई थिंक आद्या, आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मुझे लगता है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस है, मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है बिजनेस में। हम एंटरप्रेन्योर्स एक अच्छा प्रोडक्ट बना लेते हैं, बहुत जी जान से अच्छे से करते हैं, और हम लेकिन उसको मार्केट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स गौरी जी ने, मल्लिका जी ने भी दिए। तो अगर हम इस चीज़ पे भी ध्यान दें, और मार्केटिंग मेरे हिसाब से कई चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। जैसे आपका प्रोडक्ट की पैकेजिंग है, आप कैसे उसको पैकेज कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, अपना संदेश अपने कस्टमर्स तक कैसे लेके जा रहे हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स भी, लेकिन
क्योंकि उनको हम ठीक तरह से पहुंचा नहीं पाते हैं, वो उतना सक्सेस नहीं गेन कर पाते हैं। तो इसलिए मैं यही, और जैसे आपके मार्कशाला मॉड्यूल्स में ये इंक्लूडेड है कि कैसे प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग करना, तो अच्छी बात यह है कि आज के टाइम में, जो शायद मैंने जब शुरू किया तब नहीं था, कि आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया हैं, जो हमारे मैसेज, उसकी दो एडवांटेजेस हैं। एक तो वो जैसे बताया स्टोरी टेलिंग, आपने आई थिंक मल्लिका जी और जी ने बोला कि स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हमारी क्या स्पेशलिटी है, कि जैसे वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अच्छी बात यह है कि कुमाऊं के रीजन में जो हम कर रहे हैं उसमें एक यूनिकनेस है, और उसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है कि हम लोगों को बता पाएं कि ये क्या खास है, क्या इसके पीछे कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ। और तो सोशल मीडिया और अदर डिजिटल टूल्स हमें ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम वो स्टोरी बता सकें एट अ लोअर कॉस्ट। दूसरा है रीच, कि आजकल हम अपनी जो स्टोरी, मैसेज और उसके थ्रू प्रोडक्ट भी हम कहीं तक भी पहुंचा सकते हैं, चाहे हम उत्तराखंड में हैं, लेकिन हम उसको दूर तक पहुंचा सकते हैं। ऑफ कोर्स हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है कि हम पहले अपना बाकी चीजें देखें, बट एक जो बैरियर था कि अगर मैं एक छोटा एंटरप्रेन्योर हूं कुमाऊं में, मैं कल बॉम्बे या कहीं और कैसे पहुंचा सकूं, आज वो बैरियर खत्म हो गया है। तो और मैं जब सुन रहा था और ये सोच रहा था, मुझे एक सोच आई कि बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे हैं मार्कशाला में, जो पहले भी थे, उसमें कुछ प्रोडक्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एग्री बेस्ड प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, कुछ सर्विस एंटरप्रेन्योर्स हैं जैसे रूरल टूरिज्म है, और साथ साथ हमारे पास कुछ डिजिटल टेक्नोलॉजी वाले एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। तो एक बड़ा अच्छा इकोसिस्टम बन सकता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कहीं पे रिक्वायरमेंट है डिजिटल मार्केटिंग की, और डिजिटल मार्केटिंग वालों को, तो हम एक बड़ा अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। जो सर्विस एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक होम स्टे की बात हो रही है, अगर वही कोई जैम बना रहा है पास में, तो उसके जैम रखे जाएं, या कोई और ऐसा प्रोडक्ट है, कोई हर्बल टी है, तो हम एक बड़े अच्छा इकोसिस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये मार्कशाला को ये भी अपॉर्चुनिटी आई एम श्योर होगी और देनी चाहिए। बिल्कुल विशाल, इनफैक्ट ये हुआ भी है हमारे साथ कि एक हमारे एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने स्पाइसेस का बिजनेस शुरू करा, एंड उनका जो डिजाइन एंड पैकेजिंग थी वो देवेंद्र ने करी, जो शुरुआत में हम सबसे मिले थे। तो आई थिंक दीज इंटरलिंक्वेजेस, ताकि ये एंटरप्रेन्योर्स एक दूसरे को कंपटीशन की तरह ना देखे पर कोलैबोरेशन के साथ काम करें, आई थिंक दैट इज एटलीस्ट एट मार्कशाला दैट इज अ फिलॉसफी जो हम कोशिश करते हैं कि अपने उद्यमियों में लाएं, कि आप एक दूसरे के बिना स्ट्रांग नहीं हो सकते। So thank So I you think so that's much, a very Vishal. good point Yeah. that you pulled on, that the interconnectedness, जो हम interconnectivity है, चाहे वो environment के साथ है या चाहे आपस में है, उसको जितना I think मार्कशाला प्रमोट करे, उतना ही हम सब के लिए, नेचर के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए अच्छा होगा। Absolutely. Great. Thank you so much, Vishal, आपको and Gauri and Vijay ji and Sudhir ji and Malika ji. Thank you so much for joining us today for today's panel. I think बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत कुछ, there's lots of food for thought for everyone here. And I feel like Gauri wants to say something. Yeah, I just wanted to kind of reinforce, because of some wonderful messages all the speakers have given, and of course I always believe the approach should be down up and not top down, which means people have their own solutions. Youngsters have their own solutions, they have their ideas, they know what to do best. We just need to guide them. But just to add a couple of points, and I want to really reinforce this. आज की तारीख में अगर आप Facebook में जाएं, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स अपने हर प्रोडक्ट्स को इतनी सुंदर तरीके से मार्केट कर रहे हैं और वो हजारों तक पहुंच रहे हैं। मैं खुद आज लास्ट एक महीने में मैंने कोई 10 नए एंटरप्रेन्योर्स का सामान, जो आर्टिजन्स हैं, उनका सामान खरीदा है सिर्फ फेसबुक से। सो ये छोटी छोटी चीजें, सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है, इंटरकनेक्टेडनेस तो बहुत सुंदर बात है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप ग्रुप्स हैं, आप फेसबुक में जाइए, विमेन एंटरप्रेन्योर्स के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जनरल एंटरप्रेन्योर्स के, स्टार्टअप्स के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उन सब में नेटवर्किंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे नहीं लगता है कि अगर हम नेटवर्किंग करना सीख रहे हैं मार्कशाला से तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। I just wanted to emphasize two things right now, if you allow me, Adya. Gauri, if you can keep it to under a minute maybe, so that we have 10 minutes left of our agenda. I feel कुमाऊं में एंटरप्रेन्योरशिप से पहले दो चीजें जरूरी हैं। एक जो अभी विशाल ने करा है कि सस्टेनेबल बनाना बहुत जरूरी है। आप अगर पानी को नहीं सुरक्षा करेंगे, आप अपने फॉरेस्ट को सुरक्षा नहीं करेंगे, तो आप कुमाऊं में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मेरा फर्स्ट सबसे पहले वो है।
दूसरा है कि हमें स्किल्स एंड एजुकेशन को साथ में जोड़ना है। नए नए स्किल्स, अभी हम लोगों ने जब मिलके यूथ से बात की, उन्होंने 35 स्किल्स की बात की, तो वो खुद अपने बारे में सोच सकते हैं। इसको स्किल्स को पहुंचाना वो हम सब मिलके कर सकते हैं। बस यही 2 चीजें मैं चाह रही थी कि एम्फसाइज करें। थैंक यू सो मच एंड इट्स अ गुड रिमाइंडर हम सभी के लिए। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। आई थिंक विजय जी के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि वो 4 सेक्टर्स क्या हैं, वो हमारे चैट पे हैं। तनुज और मयंक आप फिर से वो चैट पे भेज दीजिए 4 सेक्टर्स विजय जी ने बताए। एंड नाउ वी मूव अहेड। हम लोग ऑलरेडी 1:30 पर पहुंच चुके हैं, पर हम आपके सिर्फ 10 मिनट लेंगे और वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्लोजिंग। प्लीज हमारे साथ पेशेंस रखिए एंड जस्ट स्टे विद अस फॉर 10 मिनट्स एंड वी विल रैप अप बाय 1:40. So great, thanks again to all of the panelists for a great discussion. And Sapna, over to you now. Thank you, Adya. So दोस्तों, स्थानीय आजीविका के साथ साथ डिजिटल लाइवलीहुड्स की इम्पोर्टेंस के बारे में हमें अद्भुत जानकारी देने के लिए और अपना अनुभव शेयर करने के लिए मैं सभी एक्सपर्ट्स की आभारी हूँ। थैंक यू सो मच टू ऑल एक्सपर्ट्स। सो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम सत्र आगे बढ़ाते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी मार्गशाला टीम की तरफ से जसमीत सिंह को कि वो युवाओं के मार्गशाला जैसे प्रोग्राम के महत्व के बारे में हमें बताएं, साथ ही उत्तराखंड में काम करने के लिए जो उन्होंने चुनौतियां फेस की और पिछले 2 साल का उनका जो अनुभव है उसको साझा करें। और उसके साथ साथ वो बहुत सारे सवालों के जवाब भी आपके देंगे जो शायद इस टाइम आपके मन में चल रहे होंगे कि जैसे एक्चुअल में मार्गशाला प्रोग्राम है क्या, मार्गशाला का भविष्य क्या है, आगे क्या करने जा रहे हैं हम, छात्र हमारे साथ संपर्क में कैसे आ सकते हैं, कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जसमीत, ओवर टू यू। थैंक यू सपना। सो बहुत बहुत शुक्रिया और वाव, सो अमेजिंग। आई थिंक आज इतना कुछ सीखने को मिला है सबको एंड आई रियली कांट एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड टू ऑल द पैनलिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ चीज़ें जो हैं वो हमेशा के लिए साथ में जुड़ गई हैं और कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा नहीं भूलेंगी। जो मल्लिका दी ने बोला कि शायद प्रॉफिट आपका खुद का हो सकता है बट रिसोर्सेज तो आप सबके यूज कर रहे हो ना। आई थिंक ये बात मुझे शायद कभी नहीं भूलेगी। सो थैंक यू सो मच आप सब पैनलिस्ट ने जो हमें आज विजडम दिया है, विल नेवर फॉरगेट इट। तो मेरा काम है बस 2-3 मिनट में मार्गशाला के बारे में बताना। आई एम जसमीत एंड आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर्स एट मार्गशाला। और मार्गशाला क्या है? मार्गशाला एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा रास्ता है जिसपे हम एंटरप्रेन्योर्स का हाथ पकड़ते हैं। किन एंटरप्रेन्योर्स का हाथ पकड़ते हैं? जो लैंड बेस्ड लाइवलीहुड्स या डिजिटल लाइवलीहुड्स में काम करना चाहते हैं। लैंड बेस्ड लाइवलीहुड से मेरा क्या मतलब है? अगर इसको सीधा से मैं अनुवाद करूं तो मिट्टी से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ, कुमाऊं की, उत्तराखंड की मिट्टी से जुड़े हुए जो काम है, खेती, टूरिज्म और डिजिटल। अगर आप एक ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो मार्गशाला प्रोग्राम आपके लिए बना है। हमारा विजन जो हम आखिरी 1 घंटे से 1-1.5 घंटे से बात कर रहे हैं केवल वही है कि एक ग्रामीण युवा को, एक रूरल यूथ को कैसे हम वो मौके दे सकें कि वह एक शहरी युवा के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके और अपने सपने तो पूरे करे ही लेकिन अपने क्षेत्र को भी आगे लेके जाए। राइट, वी टॉक अ लॉट अबाउट अर्बन एंड रूरल। तो हमारा मिशन यही है कि हम युवाओं को, और विजय जी ने कहा कि ऑप्शन है नहीं कुछ और, राइट, तो हम ये जो कंधे से कंधा मिलाने का जो प्रयास है वो एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा कर रहे हैं, स्वरोजगार के द्वारा कर रहे हैं। तो मार्गशाला क्या है? मार्गशाला प्रोग्राम में होता क्या है? सबसे पहले मार्गशाला एक हाइब्रिड मॉडल है। इसका क्या मतलब है कि जो मार्गशाला में ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि गौरी जी ने स्किल्स की बात की, वो हम हाइब्रिड तरीके से देते हैं। वो हम ऑफलाइन क्लासेस में भी देते हैं जहां हम आपके क्षेत्र में आते हैं, क्लासरूम में आप सबको बुलाते हैं और आप लोगों को स्किल्स। दूसरा, हम ऑनलाइन तरीके से बहुत एंगेज रहते हैं और समय समय पे आपकी मेंटरशिप सेशंस होते रहते हैं, क्योंकि स्किल देने के बाद जब आप उसको अप्लाई करते हो तो बहुत सारे डाउट्स आते हैं, आप बहुत ज्यादा कहीं कहीं पे आपको समझ नहीं आता, तो उस समय पे एक गुरु चाहिए होता है, एक मेंटर चाहिए होता है जो आपको हेल्प कर सके आगे बढ़ने में। एक सपोर्टिंग कम्युनिटी बना रहे हैं, जैसे विशाल जी ने बोला, और जब विशाल जी इस बारे में बोल रहे थे तो मैं थोड़ा सा प्राउड फील कर रहा था, बिकॉज आपने बोल दिया कि हम ऑलरेडी ये करते हैं, राइट। तो बहुत सारे ऐसे मार्गशाला के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक दूसरे को हेल्प किया है
और आइडिया यही है कि कम्युनिटी एक दूसरे को सपोर्ट करे, राइट। तो जो मार्गशाला का पहला सत्र होता है दोस्तों, वो नेटवर्किंग पे आधारित होता है। इसका मतलब कैसे दो एंटरप्रेन्योर्स आपस में एक रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप क्रिएट करके एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। तो हमारा जो मूल रूप से जो चीज पे मार्गशाला आधारित है वो है सपोर्टिंग कम्युनिटी, जहां पे हर उद्यमी एक दूसरे को सपोर्ट करता है। हम मार्गशाला में कुछ मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। एक उदाहरण जल्दी से आप लोगों को देता हूं कि हमारा इस बार का प्लान ये है कि जो भी हमारे साथ उद्यमी जुड़ेगा उसको अपने गांव में जाकर के एक अवेयरनेस कैंपेन करना पड़ेगा। अपने गांव में जाकर के उसको बताना पड़ेगा उद्यमिता के बारे में, और ये जो सारे नए ऑप्शंस हैं डिजिटल खेती से जुड़े हुए, और उनको अवेयरनेस देनी होगी। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट करके हम ना केवल उद्यमियों को सशक्त करते हैं लेकिन उनकी कम्युनिटीज को भी सशक्त करते हैं। और फाइनली हम हर युवा उद्यमी जो हमसे जुड़ता है उसको एक इनिशियल वित्तीय सहायता भी करते हैं, जो कि वह अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको शुरू करने के लिए या फिर उसको आगे लेके जाने के लिए। मार्गशाला 2021 में हमने 30 लोगों के साथ अपने दूसरे पड़ाव पे काम किया। पहले पड़ाव पे हमने ज्यादा लोगों के साथ काम किया, लेकिन हमारा मेन पड़ाव था दूसरा पड़ाव। 6 नए उद्यमियों ने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया। आज भी 18 फेलोज के साथ मेंटरशिप चल रही है और 19 स्टूडेंट्स वह वित्तीय सहायता जिसकी मैं बात कर रहा था ले चुके हैं। मार्गशाला के बहुत सत्र ऑनलाइन रहे पिछले साल तक, क्योंकि कोविड तब भी था। इस बार हम कोविड मुक्त हैं तो हमने यही सोचा कि हम ऑफलाइन क्लासेस भी करेंगे। पिछली बात ना करते हुए अगर इस साल की मैं बात करूं तो हम लोग 150 एप्लीकेशंस देख रहे हैं, जिसमें से हम 35 युवाओं को चुनेंगे। हमारे पास ऑलरेडी 120 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, कुछ 30 एप्लीकेशंस बाकी हैं। अगर कोई भी मेरा युवा दोस्त आज ये देख रहा है तो वह मार्गशाला के लिए अप्लाई कर सकता है। मेरा टीम अभी आपको चैट में एक फॉर्म भेज रहे हैं और आप उस फॉर्म को भेज करके मार्गशाला में एप्लीकेशन भर सकते हो। अगर आप किसी भी वजह से अभी ये फॉर्म नहीं भर सकते तो मार्गशाला के फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाएं, जिसका लिंक अभी आपको चैट में मिल जाएगा। इस ग्रुप में भी बहुत सारे पोस्ट के माध्यम से आप मार्गशाला से जुड़ सकते हैं। इसी तरीके से अगले साल हमारा लक्ष्य 50 उद्यमियों के साथ काम करने का होगा, जो कि हम कुमाऊं और गढ़वाल रीजन में करेंगे। तो 2020 में हमारी स्टोरीज ऑफ चेंज हुई, 2021 में भी हमारी स्टोरीज ऑफ चेंज हुई, और 2022 में हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप वह स्टोरी ऑफ चेंज बने, राइट। केवल 30 सेकंड लेते हुए मैं बताता हूँ कि मार्गशाला के जो 4 मॉड्यूल्स हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहला मॉड्यूल है फाउंडेशन, राइट, जिसको हम अपनी नींव बोलते हैं। तो अगर आप देखें कि किसी भी एक बिजनेस की नींव होता है खुद उद्यमी, खुद बिजनेसमैन जो उसको कर रहा है, उसका क्या कैरेक्टर है, उसका क्या स्किल है, उसकी क्या गोल है, और उसका नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, वह अपने कस्टमर को कितना समझता है, वह होती है हमारे बिजनेस की फाउंडेशन। तो पहले मॉड्यूल में हम फाउंडेशन की बात करेंगे। दूसरे मॉड्यूल में हम बात करेंगे मार्केटिंग की, राइट। मार्केटिंग की आज बहुत बात हुई है कि कंटेंट मार्केटिंग कैसे हो सकती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे हो सकती है। आपके बिजनेस को हमारे एक्सपर्ट समझेंगे, परखेंगे, और आपके बिजनेस के जो भी अनुकूल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी, हम वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनवाएंगे ताकि आपका बिजनेस बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तीसरा मॉड्यूल होगा फाइनेंस का, जिसमें हम फाइनेंस और ऑपरेशन सोचेंगे, और आखिरी मॉड्यूल होगा कंसोलिडेशन। अब इसमें हम 2 तरीके की बात करेंगे, और दोनों तरीके कहीं ना कहीं से सस्टेनेबिलिटी से जुड़े हैं, जो आज हम सारे स्पीकर्स और सारे एक्सपर्ट्स ने बात किया है सस्टेनेबिलिटी का। तो 2 तरह की सस्टेनेबिलिटी, एक कि आप अपने बिजनेस को इस तरीके से बनाइए, उसकी नींव इतनी स्ट्रांग रखिए कि आप उसको सालों साल कर सकें। वैसे बिजनेस बनाना या उस तरीके की नींव बनाना जिस नींव पे वो बिजनेस आगे आने वाले 40-50 साल चल सकता है। और दूसरी सस्टेनेबिलिटी क्या, जिसकी आज हमारे साथ बात हुई है, कि हमारी कम्युनिटी को हमारे बिजनेस से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारे नेचर को हमारे बिजनेस से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उस तरह की सस्टेनेबिलिटी की बात हम पूरे कंसोलिडेशन मॉड्यूल में करेंगे। आई थिंक हमारा टाइम ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है, तो शायद प्रश्न तो नहीं ले पाएंगे हम लोग, लेकिन अगर आपके कुछ भी प्रश्न है तो मार्गशाला की टीम बहुत ज्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया पे। आप केवल फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कहीं पे भी जाके मार्गशाला टाइप कीजिए, हम आपको दिख जाएंगे।
आप अपने प्रश्न, अपनी क्वेरीज वहाँ पूछ सकते हैं, आप प्रोग्राम के लिए वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इन शब्दों के लिए सबको बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। सपना, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच जसमीत, मार्गशाला से रिलेटेड सारी जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों चैट बॉक्स में चेक कीजिएगा जो भी जानकारी आप हमसे लेना चाह रहे हैं। सो आगे बढ़ते हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर संभव हो सके तो कुछ सेकंड्स के लिए अपना कैमरा ऑन कर लें ताकि हम एक यादगार तस्वीर ले सकें। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, एक्सपर्ट से भी, आप लोग प्लीज कुछ सेकंड्स के लिए अपना कैमरा ऑन करें, जो जो लोग कर सकते हैं, जिनका नेटवर्क उन्हें अलाउ कर रहा है, ताकि हम कुछ यादगार पलों को समेट लें। तो मैं अपनी भाषा में फिर से कहूंगी, समेट लो इन नाजुक पलों को, समेट लो इन नाजुक पलों को, क्या पता ये पल हो ना हो, क्या पता ये पल हो भी, शायद उनमें शामिल हम हो ना हो। तो आज हम सब शामिल हैं, तो इनको कैप्चर कर लेते हैं दोस्तों। Please switch on your cameras, guys. Thank you so much. Keep your energy level high. फटाफट से, Jasmeet, over to you. या आई एम डूइंग इट। तो मैं कुछ 2-3 तस्वीरें खींच रहा हूँ, तो आप सब बने रहें। यू नो, मैं 2 खींच चुका हूँ, मैं देखता हूँ दूसरे पेज पे भी अगर कुछ लोग हैं तो। ठीक है, ओके, ठीक है। Keep on smiling, guys. या क्या हम सब ऐसे कर सकते हैं? Can I request everyone to do this? Yeah. Thank you. Okay. एक और प्लीज, जस्ट 1 सेकंड। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अब आखिर में मैं फिर से अपने पैनल एक्सपर्ट्स का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए और हमारे नौजवान युवाओं के लिए और उनके मार्गदर्शन के लिए निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।